हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज मैक्सिमा एंड मिनिमा, है ना। अब देखिए मैक्सिमा और मिनिमा चैप्टर को पढ़ने के लिए क्या क्या चीज का आपको मालूम होना जरूरी है, उसके बारे में हम आपको बोर्ड पर पहले से बता देते हैं, है ना। जानना क्या क्या जरूरी है आपको, पहले आपको जानना जरूरी है डिफरेंशिएशन, अच्छे से आना चाहिए वो भी। उसके बाद आपको जानना जरूरी है ज्योमेट्रिकल ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, ये जानना जरूरी है। ठीक है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, इसी चैप्टर को हम लोग टेंजेंट एंड नॉर्मल के नाम से भी जानते हैं। उसके बारे में आपको जानना जरूरी है एम ऑफ एक्स एक्सिस, मतलब स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस 0 होता है। एम ऑफ वाई एक्सिस, स्लोप ऑफ वाई एक्सिस इनफाइनाइट होता है। ठीक है, समझ में आया क्या। और डी वाई बाई डी एक्स क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है, ये चीज के बारे में भी जानना जरूरी है। डी वाई बाई डी एक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, स्लोप ऑफ ऐसे टेंजेंट एंड नॉर्मल का लेक्चर हम डाल चुके हैं यूट्यूब पे, है ना। जब आप देखेंगे मैक्सिमम मिनिमा से पहले आप थोड़ा मोड़ा देख लीजिएगा डी वाई बाई डी एक्स का क्या एप्लीकेशन है, ठीक है, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स किस चीज को शो करता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड रेट मेजर चैप्टर में वाई के चेंज होने का रेट किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में शो करता है डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो अब चलिए अब मैक्सिमम मिनिमा के ऊपर बात कर लेते हैं। लेकिन मैक्सिमा एंड मिनिमा चैप्टर को जानने के लिए इतना सारा चीज का होना तो जरूरी है ना, तब जाकर के आपको समझ में आएगा अच्छे से। और जितना सारा चीज का जरूरत है मैक्सिमा मिनिमा को जानने के लिए, वो तमाम चीज हम क्या किए हैं, पहले ही पढ़ा दिए हैं। ठीक है, यूट्यूब पे पढ़ाया हुआ है वो सब। और भी चीजें हैं कुछ कुछ, जैसे अब देखिए कहाँ कहाँ जरूरत पड़ेगा। कुछ फॉर्मूला है जो ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का है, जैसे आपको वहां दिया जाएगा कि साइन थीटा बराबर यदि 0 आ जाए तो थीटा बराबर क्या होगा, थीटा बराबर आता है एन पाई, जहां एन इंटीजर होता है। साइन थीटा बराबर 0 होने पर फिर नंबर 2 है, यदि कॉस थीटा 0 हो जाए तो देखिए थीटा क्या होगा, 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, जहां n इंटीजर है। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, साइन थीटा या टेन थीटा बराबर भी ले लेते हैं। टेन थीटा बराबर 0 होने पर थीटा का वैल्यू आ जाता है n पाई, जहां n इंटीजर है। ये सब ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का चीज है जो 11th में पढ़ने के लिए था, और आप पढ़े भी होंगे उम्मीद है, क्योंकि ये सब जितना भी चैप्टर है वो सब 12th का है। 11th में बच्चे ये सब चीज, है ना, पढ़ ही लेते हैं। उसके बाद देखो एक है साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, काफी इंपॉर्टेंट है ये। साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, तो थीटा बराबर फॉर्मूला होता है एन पाई प्लस माइनस 1 का पावर n इंटू अल्फा, जहां पर n क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा, तो थीटा बराबर क्या, n पाई नहीं 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, जहां n इंटीजर होगा। कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा बराबर कितना होगा, थीटा बराबर होगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, जहां n क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। 6 नंबर में टेन थीटा बराबर टेन अल्फा, तो थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा, जहां n इंटीजर होना चाहिए। ठीक है ना, और उसके बाद ऐसे भी रह सकता है कभी कभी साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर अल्फा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर अल्फा।
ये सब का एक ही फॉर्मूला होता है, थीटा बराबर एन पाई प्लस माइनस अल्फा वेयर एन बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, ये हो गया ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का फॉर्मूला है। ये आप अभी नोट कर सकते हैं, है ना, और याद तो पक्का करना ही पड़ेगा। बिना याद किए हुए जब ट्रिगोनोमेट्रिक का क्वेश्चन आएगा तो वहां हिलेगा नहीं। चलिए एक दो क्वेश्चन इसके ऊपर लगा करके हम आगे बढ़ेंगे, उसके बाद फिर और भी देखते हैं, है ना, किस प्रकार से हम आपको पहुंचाते हैं वहां तक। ये तो आपको बिल्कुल समझ में आ ही जाएगा। चलिए पहले इस पर एक दो क्वेश्चन लगा लेते हैं। 10-11 मिनट टाइम देने में कोई दिक्कत नहीं है मुझे, है ना। अब जैसे देखिए क्वेश्चन है, फाइंड एक्स इफ साइन 3x इक्वल्स टू 0। अब देखिए जितना भी हम लिखे हैं ये इसका जनरल सॉल्यूशन है। जैसे बच्चा लोगों को कभी कभी ऐसा महसूस हो सकता है कि साइन थीटा बराबर 0, देन थीटा बराबर तो 0 होना चाहिए। क्योंकि आप 11th से पढ़ते हुए आए हैं तो मैं बिल्कुल यहाँ इसके ऊपर बात नहीं करूंगा, है ना, ये थीटा बराबर 0 ही केवल होगा, एन पाई नहीं होगा। ये सब आपका काम है ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन से ट्रिगोनोमेट्रिक को पढ़ लेना। अब हम ये बोल रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप वहां नहीं जानते हैं तो आपको यहाँ समझ में नहीं आएगा। यदि आप वहां नहीं भी पढ़े हैं तो आप याद रखिए, तब तो और बढ़िया है कि साइन थीटा बराबर यदि 0 हो जाए, थीटा बराबर एन पाई, जहां एन क्या होगा, इंटीजर हो जाएगा। cos थीटा बराबर 0, देन थीटा बराबर 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, वेयर एन इंटीजर, सब में एन इंटीजर ही होगा। ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। जैसे यहाँ देखिए एक्स का निकालने के लिए जब साइन 3x बराबर क्या है, 0 है, ठीक है, तो यहाँ साइन 3x बराबर 0 निकालना x है। यहाँ देखिए जब साइन थीटा बराबर 0 होता है तो थीटा बराबर होता है एन पाई। मेरे को x निकालना है, इसका मतलब कहीं ना कहीं साइन को इलिमिनेट करना पड़ेगा, साइन को हटाना पड़ेगा। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, यहाँ 3x का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि वहां थीटा है और यहाँ 3x है। तो 3x बराबर कितना आ जाएगा, एन पाई। ठीक है, एन जहां इंटीजर है, एन इंटीजर, इसका मतलब 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, पाई 0, माइनस पाई, माइनस 2 पाई, माइनस 3 पाई, डॉट डॉट, है ना, दोनों तरफ से आएगा। और यहां से जब आप x का वैल्यू निकालेंगे तो n पाई बाय 3, जहां पर n बिलोंग्स टू z। अब मेरा कहने का मतलब ये है, जब कभी भी आप x की जगह पर, ठीक है, n पाई बाय 3 लेंगे, है ना, n पाई बाय 3 लेंगे तो हमेशा क्या होगा, साइन 3x का वैल्यू 0 आएगा। ये इसका कंसेप्ट है, ठीक है। अब कभी कभी क्या करेगा, ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा, x ही कहेगा निकालने के लिए, लेकिन वहां आपको रेंज दे देगा x का, ठीक है। जैसे इस तरह का क्वेश्चन कि फाइंड x इफ कि साइन 3x बराबर 0 एंड x के बारे में बोल देगा कि माइनस पाई से x पाई तक लाई कर रहा है ना। ये मान लीजिए दे दिया, इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्यूशन सबसे पहले मेरे को जनरल सॉल्यूशन ही निकालना है, ठीक है, निकालना है जनरल सॉल्यूशन ही। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इस रेंज में जो सब x का वैल्यू लाई करेगा n की जगह पर इंटीजर रखने पर, वो सब वैल्यू को ले लेंगे, सेपरेट कर लेंगे, है ना। नहीं आया ना समझ में। सबसे पहले जैसे यहां देखो साइन 3x बराबर 0 है और कह रहा है क्या, x का वैल्यू निकालने के लिए जब x माइनस पाई से पाई के बीच में लाई करेगा। देखो ये किस टाइप का क्वेश्चन हो गया, आप समझिएगा। यहाँ पर मान लो कहीं दिया हुआ है, एक इक्वेशन दिया हुआ है कि x इज लेस देन 10 और यहां बोल दिया जाए x एक होल नंबर है, तो आप क्या करते हैं, x इक्वल्स टू आप लिखते हैं 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट 9। और यदि x इंटीजर बोल दे, यदि x यहां पर मान लो नंबर 1 में जब x क्या हो जाए, होल नंबर हो जाए, फिर इंटीजर होता था, आप नीचे आने के लिए छोड़ देते। तो वही यहाँ कह रहा है कि निकालना आपको पहले यही सब फॉर्मूला लगा करके x का वैल्यू निकालना है ना। आज के दिन x का वही वैल्यू हम लेंगे जो माइनस पाई से पाई के बीच में लाई करेगा, ठीक है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जस्ट इसका वैल्यू हम निकाले हैं, साइन 3x बराबर 0 है तो x बराबर कितना आ गया, n पाई बाय 3, ठीक है ना, n पाई बाय 3 आया। अच्छा
जहां पर n क्या है, इंटीजर है, n इंटीजर है। अब यहां समझिए कि अब लेकिन x आपको कहां से कहां तक चाहिए, x तो चाहिए माइनस पाई से, x चाहिए पाई के बीच में, मतलब माइनस 180 से 180 के बीच में चाहिए आपको x। तो आप क्या करें, z आप यहां रखिए पहले। ऐसा करते हैं, पहले हम लोग कहां से स्टार्ट कर, देखो यहाँ पर यदि हम -3 रख दें n की जगह पर, n की जगह पर यदि हम -3 रखते हैं तो -3 में इंटीजर है ना, -3 रख सकते हैं, यहाँ पर -4 भी रख सकते हैं, लेकिन -3 रखने के बाद देख रहे हैं क्या कि -3 पाई बाय 3, यहाँ देखो n की जगह पर -3 रख रहे हैं, बाय 3 करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस पाई, ठीक है। लेकिन x का वैल्यू तो माइनस पाई भी नहीं लेना है, जब n की जगह पर -3 रखने पर इस रेंज में x नहीं आ रहा है, -4 रखने पर और भी नहीं आएगा, -5 रखने पर और भी नहीं आएगा, -6 रखने पर और भी नहीं आएगा। इसका मतलब इधर यदि हम कितनों x का वैल्यू रखेंगे -3 से छोटा, तो वो तो बिल्कुल नहीं इस इंटरवल में नहीं आएगा। जब -3 पर नहीं आ रहा है, -3 पर केवल माइनस पाई आ रहा है, इसका मतलब -2 रखने पर आ जाएगा रेंज में, है ना। x की जगह पर आप क्या क्या रख सकते हैं, -2 रखेंगे तो -2 पाई बाय 3, फिर -1 रखेंगे तो माइनस पाई बाय 3, फिर 0 रखेंगे तो 0, 1 रखेंगे तो पाई बाय 3, 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 2 पाई बाय 3। यदि हम n की जगह पर 3 रखते हैं तो 3 पाई बाय 3 क्या आ जाएगा, 3 जब काटेंगे तो पाई बचेगा, यहाँ पाई भी नहीं लेना है, यहाँ पर कह रहा है क्या x चाहिए माइनस पाई से पाई के बीच, पाई नहीं चाहिए। यदि यहाँ इक्वल टू लगा हुआ रहता तब यहाँ हम लोग क्या करते हैं, माइनस पाई भी ले लेते, पाई भी ले लेते, ठीक है। इतना तक ही वैल्यू इसमें हम लोग ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ x इक्वल्स टू है ना, बिलोंग्स टू नहीं है। क्लियर है यहां तक? चलिए और भी क्वेश्चन इसके ऊपर एक दो लगाते हैं। इसी में चलिए सब कुछ ठीक है, यही रहता है यहाँ पर कि साइन 3x बराबर 0 और यहाँ रहता माइनस पाई से, इसमें इक्वल टू लगा देता लोग पाई, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करते, देखिए n की जगह पर यदि हम -4 लेंगे तो -4 पाई बाय 3 इसमें कभी नहीं आएगा, लेकिन यदि हम यहाँ पर -3 ले लेते हैं n की जगह पर, चूंकि इंटीजर का मतलब क्या, z का मतलब माइनस, चलो -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट सब आ जाएगा इसमें, है ना। तो ये सब वैल्यू आप z की जगह n की जगह पर, है ना, आप ये सब वैल्यू रख सकते हो। रख करके क्या करो, आप x निकालो और उस x को देखो आप, है ना, कि माइनस पाई से पाई के रेंज में आ रहा है क्या। यदि आ रहा है तो ठीक है, उसको आपको ले लेना है ना, यदि नहीं आ रहा है तो उसको नहीं लेंगे। अब आप यहाँ देखो माइनस पाई भी चाहिए, पाई भी चाहिए, ठीक है। x बराबर तो n पाई बाय 3 निकल चुका है यहाँ पर पहले ही, और n क्या है, इंटीजर है, बट इस बार x मेरे को लेना है क्या, x माइनस पाई भी लेना है, पाई भी लेना है। तो माइनस पाई कब आएगा, माइनस पाई से छोटा तो लेना नहीं है, माइनस पाई तब आएगा जब n की जगह पर -3 रखेंगे, -3 में 3 से भाग लगाएंगे तो माइनस पाई आएगा, तो माइनस, समझा, -3 रखने पर आएगा। x की जगह पर आ जाएगा माइनस पाई और पाई, उसके बीच का सभी वैल्यू यहाँ पर देखिए हम पहले से लिख चुके हैं, सबको आप लिख लीजिएगा, ठीक है। यदि साइन 3x बराबर 0 होगा तो x बराबर क्या क्या आएगा, x बराबर n पाई बाय 3, और यदि x का रेंज दिया हुआ रहेगा वहां पर, तो हम लोग क्या करेंगे, उस रेंज में जो सब x का वैल्यू ला करेगा n की जगह पर z रखने पड़ा है ना, उसको हम लोग ले लेंगे, है ना, लिख लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे ये बात है, ऐसे रह सकता है, यहां देखो कि यहां इफ 2 cos 2x माइनस 1 बराबर 0, और यहाँ x के बारे में बोल दिया क्या, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक x लाई कर रहा है, आपको निकालना है फाइंड x, ठीक है। ये क्वेश्चन दे दिया है 2 cos 2x माइनस 1 बराबर 0, और x के बारे में क्या बोला है, यहाँ पर माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में x लाई कर रहा है, तब इसका सॉल्यूशन बताओ। यहाँ देखो 2 cos, ऐसे हम जब क्वेश्चन मैक्सिमम मिनिमा का करने लगेंगे
तो वहां इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा आपको देखने को मिलेगा। एक दो क्वेश्चन यहाँ हम लगा देते हैं, ठीक है, ताकि आपको वहां फील आ जाए, है ना। चलिए ठीक है, यहां से इसको उठा करके उस साइड करेंगे तो cos 2x का वैल्यू आप यहां से डायरेक्ट बताइए मुझे। cos 2x बराबर कितना आ जाएगा, 1/2। अच्छा, यहां तो ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, यदि cos थीटा बराबर आ जाए 1/2 तो थीटा बराबर क्या होगा, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। यहां पर ये वाला कंसेप्ट यहां लगेगा, क्योंकि इसको हम लोग आराम से बना सकते हैं। cos कितना का वैल्यू 1/2 होता है, ये आप लोग भली भांति जानते हैं, cos π/3 का, ठीक है ना, ये पहले से पता है। अब देखिए cos थीटा बराबर cos अल्फा, देन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा के जगह पर आ जाएगा π/3। अब ऊपर वाले को मिटा देते हैं, क्योंकि आपको अभी देखना है ना, और बीच बीच में आप उतार भी सकते हैं वीडियो को रोक करके। ये सब टर्म मैक्सिमम मिनिमम दिखेगा आपको मैक्सिमम क्वेश्चन में। फिर चलो यहां से x निकालते हैं हम लोग। x निकालने के लिए 2 से इधर डिवाइड करना पड़ेगा। 2 से डिवाइड कैसे करेंगे, x बराबर आ जाएगा 1/2 इंटू 2n पाई प्लस माइनस π/3, जहां पर n क्या हो जाए, z हो जाए। यदि हम 2 से लगाएंगे, 2 से 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां आ जाएगा क्या n पाई प्लस माइनस π/6, जहां पर n इंटीजर है, ठीक है, n इंटीजर है। लेकिन x मेरे को कहां से कहां तक चाहिए, ये चीज भी तो समझना है। यहां पर x चाहिए -90 से 90 के बीच। एक बार इसको लिख लेते हैं n पाई प्लस π/6, एक बार लिख लेते हैं n पाई माइनस π/6, x का ही वैल्यू है। अब यहां देखो एक बात, यहां पर यदि हम इसके जगह पर n की जगह पर पहले छोटा छोटा वैल्यू से महसूस करेंगे, है ना, कि इस रेंज में आएगा कि नहीं आएगा। बहुत बड़ा इंटरवल ये नहीं है, बहुत ही छोटा इंटरवल है ये। n की जगह पर 0 रख देते हैं, 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा π/6, n की जगह 0 रखने पर माइनस π/6, तो π/6 का मतलब 30 डिग्रीज, है ना, माइनस π/6 का माइनस 30 डिग्रीज, है ना। तो -30 और 30 आराम से -90 से 90 के बीच में आ जाएगा। इसका मतलब x का वैल्यू हम लोग ले सकते हैं ना कि प्लस π/6 भी और माइनस π/6 भी, दोनों ले सकते हैं आराम से। उसके बाद फिर हम आगे आएंगे, n की जगह पर 1 रख देते हैं। n की जगह यदि हम 1 रखेंगे तो आ जाएगा कितना, देखो पाई प्लस π/6 कभी भी ये रेंज में आएगा क्या, ये 180 में थीटा जब 30 डिग्री जोड़ देंगे तो इस रेंज से बाहर हो जाएगा, इसका झोली फट जाएगा, है ना। इसके झोली में -90 से 90 के बीच तक ही वैल्यू रह सकता है, इसके बाहर तो वैल्यू रहेगा नहीं। मतलब इसका झोली इतना छोटा ही है, इसमें आप बड़ा वैल्यू डालोगे तो ऑब्वियस सी बात है फट जाएगा। पाई प्लस π/6 कभी इसमें नहीं आएगा। इसका मतलब यहाँ ऐसे सोचना है कि x की जगह n की जगह पर 1 रखने पर, है ना, नहीं आ रहा है। एक बार इसमें भी रख करके देखते हैं, ये आ जाएगा पाई माइनस π/6। अब यहाँ देखो पाई में से यदि हम π/2 घटाएंगे, मतलब 90 घटाएंगे तब जाकर के 90 होता है। 180 में से 30 घटाएंगे, 180 में से 30 घटाएंगे तो आप लोगों को पता है 150 होगा, 150 30 80, है ना, और ये -90 से 90 तक ही वैल्यू रखेगा। इसका मतलब n की जगह पर यदि हम 1 डालते हैं तब ये इसमें भी, इससे भी x का वैल्यू नहीं आ रहा है, इससे भी x का वैल्यू नहीं आ रहा है। इसका मतलब n की जगह पर 1 रखने पर वैल्यू यहाँ नहीं आ रहा है, -π/2 से π/2 के बीच में, तो 2 रखने पर खा जाएगा, 2 रखने पर और भी नहीं आएगा, 3 रखने पर और भी नहीं आएगा, 4 रखने पर और भी नहीं आएगा। मतलब आगे का कोई भी वैल्यू ऐसा नहीं होगा n का जो इसमें डालेंगे और -π/6 π/2 से π/2 के रेंज में ये दे देगा, ठीक है। चलिए निगेटिव लेंगे यदि हम, तो निगेटिव में तो और भी नहीं आएगा, क्योंकि हो जाएगा -π/6, मतलब -180 में क्या करेंगे हम, यदि हम 30 घटाएंगे तो -150 हो जाएगा, वो भी नहीं आएगा, क्योंकि -90 से 90 तक ही मेरे को वैल्यू इस इंटरवल में रखना है, ठीक है। चलो और इधर भी रखेंगे तो ये ज्यादा निगेटिव हो जाएगा। जब -1 पर नहीं आया तो -2 पर भी नहीं आएगा, -3 पर भी नहीं आएगा, किसी पर भी नहीं आएगा। ये क्लियर है यहां तक। एक दो क्वेश्चन और लगाते हैं इसके ऊपर। अब जैसे देख लो यहाँ पे
कभी कभी रह सकता है कि साइन 2x इक्वल्स टू 1, फाइंड x ही निकालना है एक्चुअली, फाइंड x। ऐसे इसका फॉर्मूला होता है कि साइन थीटा बराबर 1 देन थीटा बराबर होता है 4n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2। लेकिन यदि हर चीज का फॉर्मूला ही याद कर लिया जाए फिर हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन क्या, है ना। इसीलिए यहां जरूरत नहीं है याद करने का। आप सीधा सोचिए कि साइन 2x बराबर यदि 1 है तो साइन कितना डिग्री का वैल्यू 1 पाई बाय 2 का। यहां हम लिखेंगे यहाँ पर साइन पाई बाय 2 और साइन थीटा बराबर साइन अल्फा लगाएंगे तो 2x बराबर आ जाएगा क्या, n पाई प्लस माइनस 1 का पावर n इंटू अल्फा की जगह पर पाई बाय 2, जहां पर n क्या आ जाएगा, इंटीजर। समझ में आया क्या। और x जब आप निकालोगे तो x बराबर आ जाएगा n पाई बाय 2 प्लस कितना आ जाएगा, माइनस 1 बाय 2 का पावर n इंटू पाई बाय 4, जहां पर n क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, ये आ जाएगा आपका आंसर। और कभी कभी रेंज यहां तक तो बच्चा कर लेता है, ठीक है। यदि रेंज दे दिया जाए, रेंज में यदि वैल्यू आपसे पूछे तो फिर आपको दिक्कत होता है। जैसे मान लो, ठीक है, इसी में थोड़ा सा रेंज हम कर देते हैं 0 से 2 पाई तक इसको आंसर चाहिए, 0 नहीं चाहिए इसको, है ना, 0 नहीं चाहिए, है ना, 0 से 2 पाई चाहिए। फाइंड x बिलोंग्स टू क्या, x बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई, तब करना है क्या, x निकालना है। ठीक है, अब यहां देखिए x जब 0 से 2 पाई के बीच में लाई कर रहे हैं, यहाँ 2 पाई पर भी यहाँ हम क्लोज इंटरवल लगा दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, लगेगा तो लगेगा, नहीं तो नहीं, क्या दिक्कत है। अब चलिए n की जगह पर देखिए निगेटिव तो नहीं लेंगे, क्यों नहीं निगेटिव लेंगे, क्योंकि जब निगेटिव लेंगे तो इसका वैल्यू निगेटिव आने लगेगा। क्यों, n की जगह पर यदि हम -1 ले लेते हैं तो ये आ जाएगा क्या, माइनस पाई। एक चीज और याद रखना है, -1 के पावर में, -1 के पावर में ऑड इंटीजर डालने पर, इंटीजर का मतलब -1 भी डालेंगे -3 भी डालेंगे, है ना, इसका वैल्यू हमेशा -1 ही आएगा। और -1 की पावर में इवन इंटीजर डालने पर इसका वैल्यू 1 आएगा, चाहे वो -1 की पावर -2 ही क्यों नहीं हम रख दें। ठीक है, हमेशा इसका वैल्यू क्या आने वाला है, +1। और -1 के पावर में ऑड इंटीजर में क्यों नहीं हम -1 की पावर -3 भी डाल दें, इसका वैल्यू क्या आएगा, -1 ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो n की जगह पर कोई भी आप इंटीजर डालो, पहले -1 डालते हैं, तो -1 डालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, -पाई/2। ठीक है, -पाई/2 आएगा। और यहां यदि हम -1 डालेंगे तो ये -1 प्लस इंटू माइनस माइनस और हो जाएगा पाई/4। अब देखो ये निगेटिव ही आ रहा है, जब -1 पर निगेटिव आ रहा है और कोई भी निगेटिव 0 से 2 पाई के बीच में लाई कभी नहीं करेगा, इसका मतलब -1 पर वैल्यू इसके बीच में नहीं आ रहा है, तो -2 पर क्या खा जाएगा, -2 पर भी नहीं आएगा, -3 पर भी नहीं आएगा, -4 पर भी नहीं आएगा। मतलब उधर वाला कोई वैल्यू ऐसा नहीं है जिसको इसमें डालेंगे तो वो क्या करेगा, 0 से 2 पाई के रेंज में वैल्यू को एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, ठीक है, यहां चलिए लिख देते हैं, बट x कहां से कहां तक चाहिए आपको, 0 से 2 पाई के रेंज में चाहिए। ठीक है, अब यहां से आगे बढ़ते हैं, n की जगह पर हम लोग रख लेते हैं क्या, n की जगह पर हम लोग रख लेते हैं 0। ठीक है, -1 तो रख नहीं सकते, -1 रख करके देखिए तो निगेटिव आ गया, जो -2 से -2 0 से 2 पाई तक नहीं आ रहा है ना। अब रख लेते हैं हम लोग 0, 0 रखने पर क्या आएगा, 0 0 आपको पता है इवन इंटीजर होता है, तो -1 के पावर में 0 डालने पर 1 आएगा और ये हो जाएगा 0 पाई/4। अरे आप रख करके देख सकते हैं, ये आ जाएगा 0, -1 का पावर 0 लेंगे तो आ जाएगा क्या, 1 इंटू पाई/4, दिस इज कितना, पाई/4 आ जाएगा। ठीक है, यहां से यहां तक यदि हम वैल्यू लेंगे तो यह आ जाएगा क्या, पाई/4। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, n की जगह पर 1 रख लेते हैं, 1 जब रखेंगे तो ये देखो क्या आ जाएगा, पाई/2। रखते चलो, रख भी सकते हो आप, रख रख करके वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे यहाँ देखो n की जगह पर हम क्या की 1 रखे, 1 इंटू पाई/2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, पाई/2। और यहाँ यदि हम 1 रखेंगे तो यह आ जाएगा क्या, -1। और यहाँ पाई/4 है, 90 में से 45 घटाएंगे तो 45 बचेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं पाई/4 बोलते हैं। अच्छा, n की जगह पर 0 डाले थे ना, सही बात है, n की जगह पर 1 डालने पर भी क्या आया, पाई/4 ही आया। और आप सेट का डेफिनेशन जानते हैं सेट्स का, कि एक कोई चीज यदि रिपीट हो, एक से अधिक बार आया है ना, उसको एक ही बार लिखते हैं हम लोग, पाई/4 दो बार लिखने का जरूरत नहीं है। n की जगह पर 2 रख देते हैं एक बार, यदि हम n की जगह पर 2 रखेंगे तब देखो क्या मिलने वाला है, यहाँ पर
एन की जगह 2 रखेंगे तो ये आ जाएगा 2 पाई/2, मतलब पाई आएगा ना, और यहाँ 2 रखेंगे तो ये तो इवन हो जाएगा, प्लस में ही रहेगा, और पाई/4, मतलब अब ऐसे सोचते हैं हम लोग, तो ये है 2 पाई तक, ठीक है। और एन की जगह यदि हम रख लेते हैं पाई, एन की जगह 2 रख लेते हैं तो यहाँ आता है पाई और पाई/4, मतलब 180 में यदि हम 45 जोड़ेंगे तो कभी भी 2 पाई से बाहर नहीं जाएगा, अंदर में ही लाई करेगा। इसका मतलब पाई प्लस पाई/4 का मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 + 1 5 पाई/4, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, यदि एन की जगह पर 2 रख लेंगे, यहाँ देखो 2 रखने पर क्या आएगा, और अच्छा 2 रख करके कर लिए, 3 रखने पर क्या आएगा, यहाँ देखो 3 पाई/2 है ना, 3 पाई/2 यही होगा ना, यहाँ 3 पाई/2 माइनस 3 रखे हैं तो ये कितना आ गया, नेगेटिव आ जाएगा पाई/4। अब इसका आंसर जब आप निकालेंगे ऐसे सोचिए, 3 पाई/2 का मतलब 270 डिग्री, और 200 यहाँ हो जाएगा कितना 45, 270 में से 45 घटाएंगे तो 2 पाई से, 2 पाई का मतलब 360 डिग्री होता है, और 270 में से 45 घटाएंगे 360 से कम ही आएगा, इसका मतलब 3 पाई/2 माइनस पाई/4 क्या होगा, 200 0 से 360 के बीच में ही लाई करेगा। इसका एलसीएम हो जाएगा कितना 4, ये आ जाएगा 6 पाई माइनस पाई, मतलब 5 पाई/4, जो कि यहाँ पहले से हम लोग ले चुके हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, यदि हम 4 रख देंगे तो यहाँ देखो 4 का मतलब 2 पाई, 4 रखने पर 2 कैंसिल होने के बाद 4/2 मतलब कितना आ जाएगा, ये 2 पाई, और इसका प्लस हो जाएगा जो कि -1 का पावर 4 रखेंगे तो, और इसमें पाई/4 जोड़ेंगे। ये कह रहा है क्या कि 2 पाई तक ही जाएगा, 2 पाई प्लस थीटा तो इसमें कभी लाई नहीं करेगा, इसका मतलब ये नहीं आएगा। इससे महसूस हो गया x का केवल क्या क्या वैल्यू आएगा, केवल पाई/4 आएगा और 5 पाई/4 आएगा, उसके अलावा और कुछ भी नहीं आएगा जब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो, ठीक है। चलिए अब मैक्सिमम मिनिमा का कंसेप्ट समझते हैं यहां से, है ना, ये यूज होता है ये टर्म का, इसीलिए हम आपको इसके ऊपर क्वेश्चन लगा दिए, जब वहां हम पढ़ाएंगे वहां इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना, वहां आपको महसूस होगा कि नहीं सच में इसका जरूरत तो है अपने लाइफ में, है ना। वहां हम क्वेश्चन भी करेंगे इसी तरह से, ये नहीं है कि मैं आपको पढ़ा दिया हूं यहाँ पर तो वहां मैं डायरेक्ट इसको छोड़ दूंगा, ऐसा नहीं है। अब देखिए मैक्सिमम मिनिमम हम कैसे चेक करेंगे, ग्राफ से किसी फंक्शन का। एकदम नेचुरली सीखना है आपको, है ना। अब यहां देखिए, एक चीज तो आपको पक्का समझ में आना चाहिए, कोई चीज आप फेंकते हैं, है ना, कोई चीज जैसे मान लीजिए ये चीज फेंके, फेंकते फेंकते काफी ऊंचाई तक जाता है ना, फिर वो गिर जाता है नीचे, महसूस है ये बात। अब जैसे नहीं लग रहा है ऐसा कि कोई चीज ऐसे करके फेंका गया फिर यहां जाके गिरा, कभी न कभी जहां वो गया होगा ऊंचाई पर गया होगा, मतलब जिस ऊंचाई पर वो होगा, ठीक है, और फिर वहां से वो गिरा होगा, इसका मतलब वहां पर जाकर के वो उसका स्लोप क्या हो गया होगा। जैसे यहाँ देखिए, जब आप ऐसे करके कोई चीज को फेंके होंगे, फेंकते 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 कहीं ना कहीं स्लोप क्या हो गया होगा, 0 हो गया होगा। अरे समझने वाली बात है। अभी यहाँ दिख रहा है स्लोप का मतलब ढाल होता है, जब आप किसी चीज को फेंकते हैं जब तक उसका वो जा रहा है, इसका मतलब उसमें स्लोपिंग तो है, स्लोप तो कुछ ना कुछ है ना। और जब उसका स्लोप खत्म हो गया, ठीक है ना, जब स्लोप उसका कंप्लीटली खत्म हो गया होगा तब वो चीज गिरा होगा। तो जहां पर स्लोप खत्म हो जाए, स्लोप का मतलब समझिएगा यहाँ पर, स्लोप, स्लोप का मतलब होता है ढाल, स्लोप का मतलब dy/dx, जब dy/dx क्या हो गया होगा, 0 हो गया होगा। और स्लोप 0 कब होता है, जब लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए, या एक्स एक्सिस का स्लोप 0 जब लाइन एक्स एक्सिस पर लाई करे या एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, तब जाकर के स्लोप क्या होता है, 0। तो अब आप ऐसे समझिए, जहां पर ये काफी ऊंचाई तक गया होगा उसके बाद वो गिरा होगा,
यहां से एक चीज पक्का समझ में आएगा आपको, यहां से यहां तक गया, काफी जो ऊंचाई पर होगा, फिर नीचे गया होगा, तो इसके अगल बगल के पॉइंट को आप देखिए, इसके अगल बगल के पॉइंट को देखिए, मतलब ऐसा, जैसे यहां चलिए ए ले लेते हैं, ठीक है, इसके आगे का पॉइंट दिख रहा है यहाँ पर ए डैश मान लेते हैं, और इसके पीछे का पॉइंट या पी क्यू मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं पी, इसको मान लेते हैं क्यू। मतलब ये हुआ कि ए के अगल बगल के पॉइंट पर यदि फंक्शन का हाइट हम निकालते हैं और ए पर फंक्शन का हाइट निकालते हैं, सबसे बड़ा हाइट यदि ए पर होगा तो हम क्या कहेंगे, ज्योमेट्रिकली समझते हैं पहले, ठीक है। तब उसके बाद हम टेंजेंट का जो भी बोले थे कि जब कोई चीज आप फेंकते हैं तो स्लोप उसका 0 हो गया, तब जाकर के वो चीज गिरा। और स्लोप 0 कब होता है, जब लाइन या तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए, लाइन या तो खुद एक्स एक्सिस पर लाई करे या वो खुद एक्स एक्सिस हो जाए, हाँ या ना, यही बात है ना। तो या नहीं तो यदि हम ग्राफिकल समझते हैं, कोई चीज को ग्राफ से समझते हैं, तो इस पॉइंट को लो मतलब मैक्सिमम पॉइंट कब कहेंगे, जब इस पॉइंट के अगल बगल का पॉइंट, इस पॉइंट के अगल बगल के पॉइंट में सबसे ऊंचाई पर ये पॉइंट होगा, तब हम कहेंगे ये पॉइंट क्या है, मैक्सिमम है, मैक्सिमम पॉइंट है। अगल बगल का पॉइंट ले लेते हैं, चलिए ये पॉइंट यहाँ का एक्चुअली नहीं है, यहाँ का, ये फिगर को काफी जूम किए हुए, ये पॉइंट एक्चुअली जो यहाँ आपको दिख रहा है, ये P और ये Q जो आपको दिख रहा है, ये A के जस्ट पीछे का पॉइंट है और ये A के जस्ट आगे का पॉइंट है P Q, है ना। अब देख लीजिए यहाँ पर, इसका हाइट आप देखिएगा, इसका हाइट आप देखिएगा, इसका हाइट देखिएगा, तीनों के हाइट में सबसे ज्यादा हाइट इसका लग रहा है, इसका मतलब इस पॉइंट को हम लोग क्या कह देंगे, मैक्सिमम पॉइंट, ठीक है। इसी प्रकार से मिनिमम में आते हैं, मिनिमम का मतलब कोई चीज ऐसे, अब देखिए कोई चीज मान लीजिए नीचे से ऊपर गया, नीचे कोई चीज नीचे से ऊपर जा रहा है ना, ऐसे करके, ऐसे आया, ऐसे यूं चला गया, कभी न कभी तो ऐसा आया होगा, मतलब कभी न कभी ऐसा जिंदगी में एक पॉइंट ऐसा रहा होगा जहां पर का आप टेंजेंट खींचेंगे, ठीक है, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, मतलब उसमें भी कुछ भी स्लोपिंग नहीं रहा होगा, उस जगह पर कुछ भी स्लोप बचा ही नहीं होगा, जिस जिस पॉइंट पर है ना स्लोप कुछ भी नहीं बचेगा, उस पॉइंट पर का टेंजेंट यदि आप ड्रॉ करेंगे तो एक्स एक्सिस के पक्का पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि उसमें स्लोप ही नहीं बचा ना। जब स्लोप नहीं बचा तो वहां का टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल, और स्लोप नहीं बचा तो इसका मतलब स्लोप 0, और स्लोप 0 आप जानते हैं एक्स एक्सिस का भी होता है, और इसका भी स्लोप 0 हो जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पर हम लोग स्लोप का बात बिल्कुल नहीं करेंगे, अभी हम लोग बात कर रहे हैं क्या, कि मिनिमम हम पॉइंट को ग्राफिकली कैसे समझे, है ना, कि ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है। क्या करेंगे, इस पॉइंट के अगल बगल के पॉइंट को देखेंगे हम लोग, अगल बगल में इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स है, इसके अगल बगल में देखेंगे, ये अगल बगल के पॉइंट में सबसे छोटा पॉइंट यदि यही होगा तो हम क्या कह देंगे इस पॉइंट को, ओहो छोटा पॉइंट नहीं, इस छोटा पॉइंट वो फंक्शन का हाइट, मतलब इस पॉइंट के इर्द गिर्द में सबसे कम हाइट पर यदि ये पॉइंट होगा, आप ऐसे देख सकते हैं, आप देख तो लीजिए यहाँ पर सबसे कम हाइट पर देखिए कौन सा पॉइंट आपको दिख रहा है, ये पॉइंट सबसे, क्योंकि जब इसका हाइट आप मापेंगे, इसका 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 सबसे कम हाइट पर ये पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, मिनिमम कहेंगे या लोकल मिनिमम पॉइंट कहेंगे। इस पॉइंट को इसके अगल बगल में आप देख लीजिए इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स है, और ये तमाम, है ना, ये तमाम पॉइंट पर यदि हाइट फंक्शन का चेक कर निकालेंगे, इसका हाइट और इसका हाइट देखेंगे तो इसका हाइट आपको ज्यादा दिखेगा, ऐसे दिखना भी चाहिए, यदि मैक्सिमम है तो उसका हाइट सबसे ज्यादा होगा ही, ठीक है। इसीलिए इस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, है ना, लोकल मैक्सिमम पॉइंट, ठीक है, नाम दे देते हैं यहाँ पर लोकल मैक्सिमम, और यहाँ इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, लोकल, लोकल है ना, लोकल मिनिमम, इस पॉइंट को बोलेंगे लोकल मिनिमम पॉइंट, उस पॉइंट को बोलेंगे क्या, लोकल मैक्सिमम पॉइंट। इसको देखिए हम ऐसे भी समझ सकते हैं, अब इसी चीज को मैथमेटिकली हम अरेंज कर रहे हैं, ठीक है, यहां मान लीजिए पॉइंट ए है, आगे ले गए हैं तो ए प्लस एच, और इसके पीछे के पॉइंट को देख रहे हैं एफ ऑफ नहीं ए माइनस एच है, और वही बात यहाँ पर, ये मान लीजिए ए है और इसके आगे का पॉइंट ए प्लस एच है, इसका जस्ट पीछे का पॉइंट ए माइनस एच है, और एच के बारे में यहां हम लिख देते हैं, एच क्या है, स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, बहुत छोटा क्वांटिटी है, स्मॉल पॉजिटिव का मतलब 0.5, 0.001, 0.001 इस तरीका का क्वांटिटी है वो, तभी तो इसके जस्ट पीछे का पॉइंट आपको ए माइनस एच दिखेगा और इसके जस्ट आगे का पॉइंट ए प्लस एच दिखेगा, ठीक है।
अच्छा, अब यहाँ देखिए ऐसे भी आप समझ सकते हैं, जैसे इसको मैथमेटिकली अरेंज कर रहे हैं ना कि एफ ऑफ ए मतलब ए पॉइंट पर फंक्शन का हाइट निकालेंगे, और यदि इसके हाइट से ज्यादा हो जाए, इसका हाइट कैसे निकालेंगे, यदि फंक्शन का ग्राफ ये है और है ना, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट यहां पता है a माइनस एच एक्स कोऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, इसी x में क्या करेंगे a माइनस एच डालेंगे तो इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। ठीक है, एक चीज आप समझिएगा, हाइट का मतलब y दिख रहा है ना, यदि आपको ऊंचाई कहेगा निकालने के लिए तो हमेशा y कोऑर्डिनेट को ध्यान में रखना है, और ये लंबाई चौड़ाई दिख रहा है ना यहाँ पर, ये यदि ये कहेगा आपको बताने के लिए लंबाई या चौड़ाई जो भी इसको आप मानते हैं ना, वो x कोऑर्डिनेट का काम है। ठीक है, ऊंचाई देखेंगे तभी तो पता चलेगा मेरे को कि ये सबसे मैक्सिमम है। एक्स एक्स के वैल्यू को बड़ा या छोटा होने पर हम मैक्सिमम मिनिमम नहीं बोल सकते हैं, ऊंचाई से मैक्सिमम मिनिमा मिनिमा का पता चलता है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पॉइंट ऑफ मिनिमा का कहां से पता चलता है, ऊंचाई से, है ना, कि मतलब इसके अगल बगल के पॉइंट में, ठीक है, सबसे ऊंचाई पर कौन सा पॉइंट लाई कर रहा है, ठीक है, उस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, मैक्सिमम पॉइंट। ठीक है, चलिए ए पर इसका हाइट निकालेंगे। अब ये दिख रहा है क्या, ये ए के अगल बगल का पॉइंट है, ए के अगल बगल का पॉइंट होता है ए प्लस एच ए माइनस एच। ठीक है, और ये तीनों पॉइंट पर वाई का वैल्यू निकाले हैं, और तीनों पॉइंट पर वाई का वैल्यू जब हम निकाल लिए हैं तब देखिए यहाँ पर आपको दिखा होगा एफ ऑफ ए माइनस एच से भी बड़ा आया होगा, दिख रहा है ना, ये बड़ा, ये तो सबसे बड़ा यही है, और एफ ऑफ ए प्लस एच से भी बड़ा है, इसीलिए एक्स इक्वल्स टू ए पॉइंट पर ये फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इस कंडीशन से देखेंगे तब यहां दिख रहा है क्या, एफ ऑफ ए प्लस एच से भी छोटा है, एफ ऑफ ए माइनस एच से भी छोटा है, इसका मतलब इसके नेबरहुड भी इसको बोलते हैं, नेबरहुड का मतलब अड़ोसी पड़ोसी, है ना, अगल बगल के पॉइंट में सबसे छोटा पॉइंट आपको, सबसे छोटा हाइट आपको इस पॉइंट पर का दिख रहा है ना, इस पॉइंट पर का हाइट, इस पॉइंट पर का हाइट, इस पॉइंट पर का हाइट में सबसे छोटा हाइट आपको इसका दिख रहा है, तो इसका मतलब एफ ऑफ ए माइनस एच से भी छोटा है, एफ ऑफ ए प्लस एच से भी छोटा है, इसका मतलब एक्स इक्वल्स टू ए ऐसा पॉइंट है इस फंक्शन में, है ना, जहां पर ये फंक्शन क्या है, मिनिमम है, या आप लोकल मिनिमम कर सकते हैं, यहां बोल सकते हैं एक्स इक्वल्स टू ए इज ए लोकल मिनिमम पॉइंट, और यहां आप बोल सकते हैं कि x इक्वल्स टू ए इज ए लोकल मैक्सिमम पॉइंट। ठीक है, बस यही समझना है यहां पर, इसमें ज्यादा कुछ बात नहीं है। ग्राफिकली आप इससे ज्यादा आप क्या समझ सकते हैं, एक्सप्लेन इसको हम इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं कि x इक्वल्स टू ए पॉइंट पर फंक्शन का हाइट और ए के इर्द गिर्द में फंक्शन का हाइट, है ना, निकाल लेंगे, और यदि सब में एफ ऑफ ए का हाइट यदि बड़ा दिख जाए तो फंक्शन को हम क्या कहेंगे, एक्स इक्वल्स टू ए पॉइंट पर लोकल मैक्सिमम कहेंगे। और यहाँ देखिए ए के अगल बगल का पॉइंट है ए प्लस एच और ए माइनस एच, इसका हाइट देखिए, इसका हाइट सबसे छोटा हाइट इसी का आया है, तो हम कह देंगे क्या, ये लोकल मिनिमम है। एक ग्राफ और देखिए, थोड़ा सा आपके दिमाग को, है ना, ऐसे ग्राफ का जरूरत पड़ेगा। अब जैसे इस पॉइंट पर कहेगा फंक्शन बताइए मैक्सिमम है या मिनिमम है, या लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम, अब ए के आगे का पॉइंट आप जाइए, ये मान लीजिए ए प्लस एच है, ए के पीछे का पॉइंट ए माइनस एच, और ये y बराबर एफ ऑफ एक्स है। अब आप ही बता सकते हैं मुझे कि यदि हम ए के आगे के पॉइंट पर फंक्शन का हाइट निकालेंगे तो एफ ऑफ ए प्लस एच दिखेगा, यहां से यहां तक का हाइट, और इस पर हाइट निकालेंगे तो एफ ऑफ ए, और इस पॉइंट पर फंक्शन का हाइट निकालेंगे तो एफ ऑफ ए माइनस एच निकलेगा हाइट। ठीक है ना, यहां तो कोई पता ही नहीं चल पा रहा है कि ए के अगल बगल में, ए के अगल बगल में देखिए सबसे बड़ा पॉइंट कौन सा, ये पॉइंट नहीं है ना। यदि हमको यहाँ पर x इक्वल्स टू ए पॉइंट पर फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम के बारे में बताने के लिए बोलेगा कि बताओ फंक्शन इस पॉइंट पर मैक्सिमम है या मिनिमम है, तो हम यहाँ क्या बताएंगे, एफ ऑफ एक्स इज नाइदर मैक्सिमम नोर मिनिमम एट एक्स इक्वल्स टू ए। क्यों,
क्योंकि मैक्सिमम होने के लिए ए के अगल बगल के पॉइंट में सबसे ऊंचाई पर पॉइंट ए होना चाहिए, मतलब हाइट पर, ठीक है। और लोकल मिनिमम या लोकल मिनिमम होने के लिए ए के अगल बगल के पॉइंट में सबसे कम हाइट पर, है ना, ए पर सबसे कम हाइट पॉइंट ए पर होना चाहिए फंक्शन का, है ना, तब जाकर के इस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ, है ना, लोकल मिनिमा बोलेंगे। और यहां देखिए इसके अगल बगल में इससे भी बड़ा बड़ा पॉइंट बहुत सारा लाई कर रहा है, इससे भी इससे नीचे चलिए, ये तो है ही, इसके आगे जब आप जाएंगे तो इससे भी बड़ा बड़ा पॉइंट है, इसका मतलब इसको हम मैक्सिमम नहीं कर करके अभी के बारे में अभी हम इसको कर सकते हैं, लेकिन जब इस पर चेक करेंगे फंक्शन का मैक्सिमा, इसके अगल बगल में बहुत सारा इस पर फंक्शन क्या है, बहुत सारा पॉइंट इससे भी ऊंचाई पर है, इसका मतलब यहां हम बता नहीं पाएंगे फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा ऐसे जगह पर। और आप यहां देखिए ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, यदि कोई ग्राफ क्या हो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो, तो उस ग्राफ में, है ना, फंक्शन ना तो मैक्सिमम होगा और ना ही क्या होगा, मिनिमम होगा, ठीक है। चलिए अब इसमें डी वाई बाई डी एक्स को कैसे हम लोग इन्वॉल्व करेंगे, है ना, उसके बारे में जानते हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट है पढ़ना एक्चुअली उसके बारे में। ये तो ग्राफ से समझना है कि मैक्सिमम हम कब बोलेंगे और मिनिमम कब बोलेंगे, है ना, ये जानना मतलब उतना जरूरी नहीं है जितना कि हम डेरिवेटिव को इन्वॉल्व करेंगे फंक्शन में, तो वो जानना जरूरी होगा आपके लिए। अब देखिए यहां से आपको महसूस होगा, है ना, चलिए कर्व हम कुछ इस प्रकार से बना लेते हैं। ठीक है ना, ये कर्व को आप देखिए, कोई न कोई तो टेंजेंट ऐसा, मतलब जब कर्व इस प्रकार से इस प्रकार हुआ है, यहां देखिए नीचे से ऊपर आया है ना, ऊपर से नीचे आके फिर ऊपर गया है ना, तो कोई न कोई तो एक ऐसा टेंजेंट होगा जहां पर क्या होगा, स्लोप जीरो हो जाएगा, या आप ऐसा कहिए कोई न कोई ऐसा टेंजेंट होगा इस कर्व पर और इस कर्व पर, जहां से हम यदि टेंजेंट खींचेंगे एक्स एक्सिस के, जहां पर का टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, कोई न कोई तो पॉइंट इस कर्व पर ऐसा होगा जहां पर का टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। और वो पॉइंट हम आपको इससे पहले भी डिस्कस कर लिए, यदि किसी चीज को फेंकेंगे, है ना, फेंकने पर वो चीज नीचे गिरती है ना, जब आप किसी चीज को फेंकते हैं तो उसको आप देखते हैं ना कि वो नीचे गिर जाती है, तो जहां पर वो पॉइंट कर्व क्या होगा, टर्न होगा, मतलब इसका मतलब स्लोप उसमें बचा ही नहीं, जब आप किसी चीज को फेंक रहे हैं उसमें फिर स्लोप होता है, फिर वो गिरने के टाइम में स्लोप रहता है, कहीं ना कहीं फेंकने के टाइम में स्लोप उसका इंक्रीज हो रहा था, ठीक है, ऐसे करके आप फेंक रहे थे, फिर वो क्या किया, स्लोप डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया, घटना स्टार्ट हो गया, मतलब किसी चीज को यदि आप फेंकेंगे स्लोप इंक्रीज होकर डिक्रीज होगा, ऐसे समझिए, कोई चीज इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हुआ, इसका मतलब कभी ना कभी तो वो जीरो हुआ, अरे इंक्रीज होकर डिक्रीज हो जाए इसका मतलब कहीं ना कहीं जीरो हुआ, तभी तो घटना स्टार्ट होगा, पहले बढ़ रहा था, बढ़ते बढ़ते घट गया, इसका मतलब ये हुआ कभी न कभी उसका स्लोप जीरो हुआ, और जिस जगह पर टेंजेंट का स्लोप जीरो होगा वो टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। ये बात आपको पता है, या ऐसे समझिए एक्स एक्सिस के पैरेलल ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि जब मान लीजिए एक बॉल है, ठीक है, इस बॉल पर हम ये चौक को रखना चाहते हैं, स्लोप का मतलब ढाल होता है, ये चीज महसूस है आपको, इस पर रखना चाहते हैं, है ना, इस पर रखना चाहते हैं, अच्छा ये कब नहीं गिरेगा, ये चौक जो है कब नहीं गिरेगा इस बॉल पर से, कब नहीं गिरेगा इस बॉल पर से, ये आप मेरे को बता सकते हैं, कब ये बॉल पर से ये चौक नहीं गिरेगा, जब मतलब जहां पर इसको हम रखेंगे वहां कोई स्लोप नहीं होगा, यदि ये थोड़ा सा भी स्लोप हो गया तो गिर जाएगा, थोड़ा सा भी मतलब
आप समझ सकते हैं चीजें को जो हम कहना चाहते हैं, मतलब जहां पर स्लोप ही नहीं रहेगा। जैसे मान लीजिए अभी यहाँ देखिए, यहाँ हम रख रहे हैं इस चीज को, अभी देखिए गिर रहा है, हाँ या ना, लेकिन कोई नहीं कोई ऐसा देखिए अभी ये नहीं गिर रहा है, इसका मतलब इसमें 1% स्लोप नहीं है। लेकिन यदि थोड़ा सा भी यदि हम इसको इधर उधर कर, देखिए यहाँ कैसे गिरने के लिए तैयार हो रहा है ये, है ना, देखिए कैसे ये झुक रहा है, इसका मतलब अभी ये गिर नहीं रहा है, इसका मतलब इसमें स्लोप नहीं है, बिल्कुल भी स्लोप नहीं है। जब इसमें स्लोप नहीं है तो इसका मतलब ये एक्स एक्सिस के पक्का ये पैरेलल हो गया होगा। इसका इसमें स्लोप नहीं है, इसका मतलब इसका इस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर इस अभी जो आप ये चौक देख रहे हैं, जिस पॉइंट पर ये चौक है, उस पॉइंट पर यदि आप टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे पक्का टेंजेंट का स्लोप 0 आ जाएगा। क्योंकि स्लोप ही नहीं है तो इसमें इस पॉइंट पर टेंजेंट खींचेंगे तो उस टेंजेंट का स्लोप 0 होगा। जब किसी भी टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन होता है, जब किसी लाइन का स्लोप 0 हो जाए इसका मतलब पक्का वह लाइन क्या होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, हाँ या ना। अब ऐसे समझिए कोई चीज है जिसको हम इस प्रकार से लिए हुए हैं, इस प्रकार से, अब वो चीज तो मेरे पास अभी है नहीं, और ऐसे है, ऐसे अभी यहां रखेंगे तो ऐसे रखा जाएगा ना, आपको तो एक बार ऐसे रख करके दिखाए थे, अभी देखिए गिर नहीं रहा है ये, इसका मतलब यहाँ स्लोप बिल्कुल भी नहीं है। यदि हम ऐसे कर दें तो ये गिर जाता है। इसी प्रकार से हम ऐसे कोई चीज लेते, ठीक है, ऐसे, और उसमें हम आपको दिखाते ऐसे करके कि ये देखिए गिर नहीं रहा है। इसका मतलब यहां पर भी, जब यहां पर भी टेंजेंट हम खींचेंगे नीचे से दिखाएंगे ऐसे करके, इसका मतलब उस जगह पर भी टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, टेंजेंट में स्लोप ही नहीं बचेगा, तब जाकर के वो क्या होगा, कभी नहीं गिरेगा। ऐसे हम कोई चीज ले लेते नीचे ऐसे लटका देते तो आपको महसूस होता, जैसा कि इस कर्व में मान लीजिए यहां पर ऐसे हम रख देते ऐसे करके, तो ये कब नहीं गिरता, यदि थोड़ा सा भी इधर उधर होता, ऐसे ऐसे हो जाता तो वो गिर गिर सकता था, नीचे गिर जाता। लेकिन जिस जगह पर मान लीजिए वो जगह ऐसा होगा जहां पर स्लोप ही नहीं बचेगा, उस जगह पर लाइन हमेशा क्या होगा, एक्स एक्सिस के लाइन पैरेलल हो जाएगा। जब स्लोप नहीं बचे तो एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई नहीं कोई तो चीज होगा जहां से हम लोग रिलेट करेंगे, है ना, कनेक्ट करेंगे इस चैप्टर में डेरिवेटिव को। वो यही चीज है, वो यही की पॉइंट है ना, कि जब dy बाई एक्स क्या होगा, 0 होगा। देखिए जिस पॉइंट पर dy बाई एक्स 0, इसका मतलब dy बाई डी एक्स 0, इसका मतलब स्लोप 0, समझ में आया क्या, dy बाई डी एक्स मतलब स्लोप 0, स्लोप 0 का मतलब लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, समझ में आया क्या। अब देखिए जिस पॉइंट पर लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, आप देख सकते हैं जिस पॉइंट पर भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, उस पॉइंट पर यदि आप टेंजेंट खींचेंगे तो टेंजेंट हमेशा एक्स एक्सिस के पैरेलल जाएगा। आप देख लीजिए यहां भी टेंजेंट क्या हो रहा है, एक्स एक्सिस के पैरेलल जा रहा है, यहां भी टेंजेंट क्या हो रहा है, एक्स एक्सिस के पैरेलल जा रहा है, यहां भी टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो रहा है, ठीक है। अब इससे एक चीज पता चल रहा है क्या, कि जिस जगह पर, है ना, जिस पॉइंट पर का टेंजेंट है ना एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, वो तमाम पॉइंट या तो लोकल मिनिमम को दिखाएगा या तो लोकल मैक्सिमम को दिखाएगा। आप देख लीजिए इस पॉइंट पर जब आप टेंजेंट खींचेंगे तो यहां पर भी dy बाई डी एक्स क्या होगा, 0 हो जाएगा। लेकिन यहां पर भी यदि आप टेंजेंट खींचेंगे तो यहां भी स्लोप बचेगा ही नहीं ना, यहां भी dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स 0 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यदि किसी कर्व के इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके, ठीक ना, उससे x का मान निकाला जाए, उससे निकाले गए x का वैल्यू जो होगा वो या तो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होगा या पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगा। लेकिन एक चीज और भी तो है यहां पर, यदि आपसे लोग ये पूछे कि आप मेरे को ये बता दो कि वो जो आपने डिफरेंशिएट करके जो पॉइंट निकाला है ना, वो लोकल मिनिमा था या लोकल मैक्सिमा था, वो कैसे फाइंड करें, वो कैसे महसूस हो। ये तो आपको पता चल गया आप, यदि किसी कर्व का लोकल मिनिमम वैल्यू या लोकल मिनिमम पॉइंट या लोकल मैक्सिमम पॉइंट के निकालने के लिए तो उस कर्व के इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देंगे, या ये कहिए उस कर्व का जो टेंजेंट होगा उसमें 1% भी स्लोप नहीं बचेगा जहां पर,
वही पॉइंट या तो मिनिमा होगा या तो मैक्सिमा होगा। इससे साफ साफ पता चलता है क्या, कर्व के इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके उसका जीरोज निकाल लेंगे, है ना। अरे dy बाई डी एक्स किसी कर्व के इक्वेशन का टेंजेंट का स्लोप ही कहलाता है dy बाई डी एक्स। तो क्या करेंगे हम, dy बाई डी एक्स का जीरोज ऑफ dy बाई डी एक्स shows पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या लोकल पॉइंट आप बोल सकते हैं, लोकल पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या लोकल पॉइंट ऑफ मिनिमा। मतलब dy बाई डी एक्स का जीरोज ही क्या कहलाता है, या तो वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगा या तो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होगा। लेकिन अभी हम ये भी नहीं बता पाएंगे कि फंक्शन जो है मिनिमम है या किस पॉइंट पर फंक्शन मतलब उस पॉइंट पर फंक्शन मैक्सिमम है या उस पॉइंट पर फंक्शन मिनिमम है। जैसे यहां देखिए, अब जैसे आपको कहेगा y बराबर दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, ठीक है। अब ये आपको कहेगा बताओ इस कर्व का यदि संभव हो तो मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट ज्ञात करें। समझिएगा यहां पे कि है क्या, फाइंड द लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम पॉइंट। यदि लोकल मैक्सिमम पॉइंट निकल जाए तो भी ठीक है, लोकल मिनिमम पॉइंट निकल जाए तो भी ठीक है ना, लेकिन मेरे को निकालना है। करेंगे क्या, यहां पर सबसे पहले dy बाई डी एक्स निकाल लेंगे। अब dy बाई डी एक्स क्यों निकालेंगे, ये भी तो एक मुद्दा है यहाँ पर। क्योंकि dy बाई डी एक्स हम इसलिए निकालेंगे कि जिस जगह पर dy बाई डी एक्स जीरो के बराबर आ जाएगा, है ना, वही पॉइंट ऐसा होगा जो या तो मिनिमम को शो करेगा या तो मैक्सिमम को शो करेगा, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स निकाल करके इसको जीरो करके, चूंकि ये dy बाई डी एक्स इस कर्व पर जितना भी टेंजेंट है सभी के स्लोप को दिखाएगा। जहां पर स्लोप ही नहीं बचेगा वही पॉइंट या तो मैक्सिमा होगा या तो मिनिमा होगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, dy बाई डी एक्स को जीरो करके वहां से x का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x का वैल्यू आया -3/2। अब लेकिन ये तो पता नहीं है ना, ये बोल देंगे से क्या, हम बोल देंगे ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ मिनिमा है। यहाँ भी एक चीज ऐसा है जो धोखा दे गया है ना, मतलब यहां से पता पूरी हम पता नहीं कर पाए। ये तो पक्का हम पता कर लिए, ठीक है ना, ये तो हम पक्का पता कर लिए कि इस पॉइंट पर फंक्शन या तो मैक्सिमम है या तो मिनिमम है। हम यहाँ बोल सकते हैं -3/2 इज ए पॉइंट, ठीक है, विच इज आइदर मैक्सिमम या मिनिमम। या तो इस पर क्या है, मैक्सिमम है या तो मिनिमम है, लेकिन एग्जैक्टली बता तो नहीं पा रहे हैं कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है। एक्चुअली ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है, ये है ना, वो मुझे पता है, ठीक है। अब मुझे कैसे पता है ये चीज, मैं आपको वही चीज शेयर में करने वाला हूं आपके साथ, है ना, कि मुझे कैसे पता चल गया। ऐसे एक तो मुझे इसका ग्राफ पता है, इसका ग्राफ ऐसे होता है, और इसका मतलब पक्का यही पॉइंट है जहां पर ये क्या हो गया -3/2, है ना। x यहां पर x का वैल्यू -3/2 है, ठीक है। और ग्राफ इस प्रकार से है तो ऑब्वियस सी बात है, इसके ग्राफ को देख करके मेरे को महसूस हो रहा है ये पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, ठीक है ना। अरे यहां से पता कर लिए ये पॉइंट ऑफ क्या है, मिनिमा है। लेकिन मेरे को मेरा एक्सपीरियंस अच्छा है, ठीक है, 9-10 साल से मान लीजिए काम कर रहे हैं, ग्राफ पता है और आपको कुछ भी पता नहीं, आप ये मान करके चलिए, फिर भी आपको ये बताना है कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ मिनिमा है, ये आप कैसे पता करेंगे, ठीक है ना। तो अब देखिए, इसके लिए इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक काम करते हैं, है ना, इसको फिलहाल यहां रोकते हैं। पहले तो हम आपको बता दिए किसी भी कर्व का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू यदि आपको कहे निकालने के लिए, मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट भी कहे निकालने के लिए, सबसे पहले उस कर्व का स्लोप निकालिए, ठीक है। स्लोप मतलब dy बाई डी एक्स निकालिए। अब जहां पर स्लोप बचेगा ही नहीं वही पॉइंट या तो मिनिमा होगा या तो मैक्सिमा होगा, ये बात सही है। इसका मतलब पॉइंट जब स्लोप ही नहीं बचेगा, इसका मतलब dy बाई डी एक्स जीरो होगा। इसका मतलब जीरोज ऑफ dy बाई डी एक्स शोज, है ना, पॉइंट्स ऑफ क्या, मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ लोकल पॉइंट्स ऑफ लोकल पॉइंट ऑफ
मैक्सिमा या लोकल पॉइंट ऑफ मिनिमा, है ना, ये चीज शो कर रहा है। कब? जब dy/dx 0 होगा। साफ साफ मेरे को एक चीज महसूस हो गया कि यदि किसी भी कर्व का मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट कहेगा निकालने के लिए, तो उस कर्व के dy/dx को 0 करके उस x का मान निकाल लेंगे। वहां से मुझे क्या होगा, उस कर्व का, है ना, मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट पता चल जाएगा। लेकिन ये हम कैसे पता करेंगे कि नहीं यही जो है पॉइंट ऑफ मिनिमा है और यही पॉइंट ऑफ मैक्सिमा? जैसे आप देखे होंगे, फिल्म सब देखते होंगे और देखे होंगे आप मेला में कैसे बच्चा कोई खो जाता है ना। जब कोई बच्चा खो गया था, वही बच्चा बड़ा हो गया, तो उसके गार्जियन कैसे पहचानेंगे ये मेरा ही बच्चा है ना। तो वही बात यहां पर है कि इस कर्व को डिफरेंशिएट करके उससे जो एक्स का वैल्यू निकालेंगे वो तो मिल जाएगा आपको, और वो ये भी वहां से आपको मैं पता चल जाएगा कि यही पॉइंट ऑफ, या तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है या तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। लेकिन उसमें एग्जैक्ट मैक्सिमा कौन है, मिनिमा कौन है, वो चीज कैसे जानेंगे? उसके लिए थोड़ा सा 10 मिनट के लिए इसको हम अभी रोक रहे हैं ना, पहले उसके ऊपर बात करेंगे, उसका फिर यहाँ आएंगे हम। उसके बाद फिर सब लफड़ा ही खत्म, है ना, पूरा का पूरा लफड़ा खत्म हो जाएगा। आप बस इतना ही समझना है आपको, उसके बाद सीख गए आप। ये बात आप याद रखिएगा। अभी केवल आप निकालने के लिए जानते हैं कि या तो वो मैक्सिमम होगा या तो मिनिमम पॉइंट होगा। तो चलिए एक, अब इस चीज को समझने के लिए, है ना, कि कैसे हम ये बता देंगे कि वो पॉइंट ऑफ मिनिमा है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। आप यहां समझिए पहले एक ग्राफ, जैसे y इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं, पॉलिनोमियल है। इसका ग्राफ या तो इस प्रकार से होगा या तो इस प्रकार से होगा। याद रखिएगा, इसका ग्राफ दो केस में इसका ग्राफ हम खींच पाएंगे। जब a 0 से बड़ा होगा तब जाकर के ये ग्राफ पॉसिबल होगा, ये ग्राफ पॉसिबल होगा। जब क्या होगा, a 0 से छोटा होगा तब ग्राफ ये पॉसिबल होगा। ठीक है, मतलब यहां दो बातें हैं, आप देख लीजिए, यहां समझ लीजिए यहां पर कि ऐसा ग्राफ कब, जब a 0 से बड़ा, इस कर्व का। ऐसा ग्राफ कब, जब a 0 से छोटा। जैसे मान लीजिए कि तभी जो हम अभी एक क्वेश्चन लिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 जैसा, इसका मतलब इसका ग्राफ का केवल अभी नेचर जानना है, ग्राफ इसका कैसा होगा, ग्राफ इसका ऐसा होगा, ठीक ना। अब जैसे मान लीजिए y बराबर दे दिया जाए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, इसका ग्राफ कैसा है, इसका ग्राफ ऐसा होगा, क्योंकि a का मतलब होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, है ना। तो a यहाँ देखिए 0 से क्या है, बड़ा है, तो इसका ग्राफ इस शेप में आ गया, और यहाँ देखिए a 0 से छोटा है, ग्राफ इसका इस शेप में आ गया। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आया होगा। ठीक है, अब देखिए, अब हर फंक्शन को हम कैसे पकड़ेंगे, ये बात भी तो है। लेकिन यदि इस शेप में ग्राफ रहेगा, यहां ध्यान दीजिएगा, इस शेप में ग्राफ जब रहेगा, इस कर्व पर जितना भी टेंजेंट आप खींचिएगा, आप देख लीजिए, हमेशा टेंजेंट के ऊपर कर्व लाई करेगा इस शेप में। आप समझ तो सकते हैं ना इतना। और इस शेप में देखिए, जब a 0 से छोटा होगा तब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ग्राफ ऐसा होगा, और इस शेप में जितना भी टेंजेंट आप खींचेंगे सब कर्व के ऊपर लाई करेगा। और ये कर्व दिख रहा है आपको, इसमें देखिए टेंजेंट नीचे, कर्व ऊपर, इसको कॉनकेव अपवार्ड बोल सकते हैं हम लोग। और इसको ये कॉनकेव डाउनवर्ड हो गया, है ना। कॉनकेव डाउनवर्ड कब होगा, अरे मतलब कॉनकेव डाउनवर्ड मतलब नीचे, जब नीचे रहेगा तो इससे पता चल पा रहा है कि जितना भी टेंजेंट हम खींचेंगे सभी की सभी टेंजेंट क्या होगा, कर्व के ऊपर लाई करेगा। यदि अपवर्ड रहेगा तो टेंजेंट जितना भी खींचेंगे इस कर्व पर क्या होगा, कर्व के नीचे लाई करेगा अपवर्ड में, डाउनवर्ड में कर्व के ऊपर टेंजेंट लाई करेगा। दो बातें यहां पर। अब चलिए, अब हम, अच्छा ये कैसे पता कर पाएंगे कि किस कर्व के, है ना, ऊपर टेंजेंट लाई करेगा, कर्व किस कर्व के नीचे टेंजेंट लाई करेगा, ये भी तो जानना जरूरी है। अब ये क्वाड्रेटिक था तो ग्राफ पता था तो समझ गए।
अब ऐसा तो नहीं है कि हर फंक्शन ग्राफ आप जानते ही हो, ठीक है। और और कहां से कहां तक, यदि उस कर्व में यदि हम टेंजेंट डालेंगे, है ना, तो टेंजेंट कर्व के ऊपर लाई करेगा, और किस इंटरवल में कर्व का उस कर्व पर टेंजेंट क्या होगा, उसके ऊपर लाई करेगा। फिर से एक बार, है ना, कि जैसे इसका ग्राफ मेरे को पता था पहले से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ग्राफ या तो ऐसा होता है या तो इस प्रकार से होता है। अरे पता था इसके बारे में, तब ना हम पता कर लिए कि नहीं, इसमें देखो टेंजेंट जितना भी इस कर्व में खींचेंगे, कर्व के नीचे लाई करेगा, और इस कर्व पर जितना भी टेंजेंट खींचेंगे, कर्व के ऊपर टेंजेंट लाई करेगा, है ना। इसमें ये पता चलता है यहां से, ठीक है। अब यहां देखिए, लेकिन अब ये क्वाड्रेटिक था, इसका ग्राफ पता था। अब कोई कोई फंक्शन ऐसा रहेगा जिसका ग्राफ पता नहीं रहेगा मुझे, और उसमें पता करना हो कि कर्व पर टेंजेंट ऊपर लाई करेगा या नीचे लाई करेगा या किस इंटरवल में। जैसे मान लीजिए, अब यहां देखिए, अब आप देख लीजिए यहां पर, इधर मिटा ही देते हैं, इतना ही आप समझिए। इस कर्व पर आप टेंजेंट खींचना स्टार्ट कीजिए। अब समझिए, ये मान लीजिए एक ही फंक्शन का ये दोनों ग्राफ है। अब आपको महसूस होगा ना, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एक ही ग्राफ में, एक ही फंक्शन में कुछ पार्ट ऐसा लाई करेगा, उस फंक्शन का ग्राफ का कुछ हिस्सा ऐसा होगा जिसके ऊपर टेंजेंट लाई करेगा। उसी फंक्शन में जो ग्राफ है ना, उसी फंक्शन का जो ग्राफ है उसका कुछ हिस्सा ऐसा होगा जिसके ऊपर टेंजेंट लाई करेगा। ये भी तो समझना जरूरी है, ये कैसे पता चलेगा। अब यहां देखिए, कभी न कभी तो ऐसा हुआ होगा जहां कर्व अपने कॉन्केविटी को चेंज किया होगा, मतलब कॉन्केव अपवार्ड से कॉन्केव डाउनवर्ड में गया होगा, कोई ना कोई ऐसा तो पॉइंट रहा होगा। जैसे आप लोग बोलते हैं ना, निगेटिव नंबर, ए नंबर विच इज ग्रेटर देन जीरो, नहीं लेस देन जीरो इज कॉल्ड निगेटिव नंबर, ए नंबर विच इज ग्रेटर देन जीरो इज कॉल्ड पॉजिटिव नंबर। जो नंबर जीरो से बड़ा हो पॉजिटिव कहलाता है, जो नंबर जीरो से छोटा हो। और अब देखिए, जीरो को बाउंड्री लाइन मान लिया गया, जहां पर जीरो, उस जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, तो जीरो से छोटा चीज को नेगेटिव, जीरो से बड़ा चीज को पॉजिटिव, ठीक ना, जीरो को नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। इसी प्रकार से कभी न कभी देखिए, यहाँ पर कर्व का जो कॉन्केविटी है कहीं ना कहीं तो वो चेंज हुआ होगा, और जिस पॉइंट पर कर्व का कॉन्केविटी चेंज हुआ होगा उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। मतलब जिस कर्व पर फंक्शन क्या होगा, मतलब अब जैसे मान लीजिए कि अभी खींच रहे हैं, टेंजेंट कर्व के नीचे नीचे लाई कर रहा है, और उस पॉइंट पर जाने के बाद एकाएक कर्व क्या किया, इस प्रकार से मुड़ गया, है ना। जब वह उस पॉइंट पर टेंजेंट खींचना स्टार्ट किया, उसके जस्ट ऊपर लाई करने लगा टेंजेंट, उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, जहां से कर्व अपने कॉन्केविटी को चेंज करता है। जैसे आप कभी कभी पक्षी सबको, है ना, देखते होंगे उड़ते हुए आसमान में, फिर वो ऐसे करके उड़ करके फिर ऐसे 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 ऐसे, वहां क्या होता है ना, कभी कभी वो अपने कॉन्केविटी को चेंज करते रहता है, ठीक है। अब पहले तो ये समझेंगे यहाँ पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कैसे, मतलब अब कहेगा कि कौन ऐसा पॉइंट है वो मुझे बताओ जहां पर कर्व अपने कॉन्केविटी को चेंज कर। देखो अपने आप क्वेश्चन बन रहा है, पहले हम आपको आगे में कुछ चीजें दे दिए, उसके बाद आपके दिमाग में ये आएगा कि अब हम ये कैसे चेक करेंगे कि कर्व पर टेंजेंट नीचे लाई कर रहा है। अब यहाँ देखो, पहले मेरा पूरा प्रवचन सुन लो, है ना, उसके बाद हम आपको हर चीज अभी बताने वाले हैं इसी लेक्चर में, चाहे ये लेक्चर 2 घंटा का क्यों नहीं हो जाए, है ना, जरूरी है जानना। अब आप ये देखो, यदि कर्व के नीचे टेंजेंट लाई करेगा तो पक्का वो पॉइंट ऑफ मिनिमा वहां देगा। अब देख लो ना, तब तो पक्का मिनिमम ही आएगा ना। अब देखो, जब कर्व के ऊपर टेंजेंट लाई करने लगेगा तब मैक्सिमम पॉइंट शो होगा। अब फिर यहां देखो, यहां कर्व के नीचे टेंजेंट लाई कर रहा है तो मिनिमा नीचे आ रहा है, मिनिमम। कर्व के ऊपर टेंजेंट लाई कर रहा है, इसका मतलब पक्का वहां मैक्सिमम पॉइंट मिलेगा। अब यहां से एक बातें पता चलती है कि पहले हम ये महसूस कर ले, है ना, यदि हम ये चीज फाइंड कर लेते हैं, इसके बारे में सोच लेते हैं, ठीक है, कब टेंजेंट कर्व के ऊपर लाई करेगा, कब कर्व टेंजेंट कर्व के नीचे लाई करेगा, पक्का मेरे को पता चल ही जाएगा वहां से कि उस कर्व का नेचर पूरा पूरी पता चल जाएगा, कब मैक्सिमम कब मिनिमम हो रहा था। dy बाई dx को जीरो करने से मिनिमम मैक्सिमम के बारे में पता नहीं चल पा रहा था, लेकिन यदि हम यहां पर ये ज्ञात कर लेते हैं
कि ये मालूम कर लेते हैं, ये महसूस कर लेते हैं, ये फील कर लेते हैं, ये फाइन कर लेते हैं, ठीक है, कि कर्व के ऊपर टेंजेंट लाई कर रहा है या नीचे लाई कर रहा है, तो आराम से मैक्सिमम मिनिमम का नेचर हम पता कर सकते हैं, ठीक है। अब इस चीज को फील कर लेते हैं ना, चलिए इसको भी अब मिटा देते हैं। अब देखिए यहां से, अब इससे तो हम पता कर सकते हैं ना, इससे मेरे को महसूस हो जाएगा कि देखिए इस कर्व पर टेंजेंट कब नीचे लाई किया, कब कर्व के ऊपर टेंजेंट लाई किया। तो यहां देखिए इस कर्व का इक्वेशन दे रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहां से आपको एक्चुअली महसूस होगा, है ना, मतलब टेंजेंट ऊपर लाई करेगा नीचे लाई करेगा, सबसे बेसिक चीज है, ठीक है ना। इस कर्व के इक्वेशन को एक बार डिफरेंशिएट आप कीजिए, जब एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2ax प्लस कितना b, चूंकि एक्स स्क्वायर का 2x होगा, a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ax प्लस b, है ना। चलिए एक बार और इसको डिफरेंशिएट करते हैं, दो बार डिफरेंशिएट करते हैं। जब दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2a, हाँ है ना। अब यहां से आप देखिए कि यदि ये, अब यहां से दो केस बना क्या कि यदि a क्या हो जाए 0 से बड़ा, इफ a 0 से बड़ा हो जाए तब क्या होगा, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो आप यहां देख पा रहे हैं इसका वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा आ जाएगा। अरे a 0 से बड़ा, ये पॉजिटिव है, a 0 से बड़ा तो ये 0 से बड़ा, और यदि a क्या हो जाए 0 से छोटा हो जाए तब d2y बाय dx2 क्या होगा 0 से छोटा हो जाएगा। मतलब a के वैल्यू पर ही निर्भर करेगा किसका वैल्यू, इस कर्व का जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका वैल्यू, और इसका ग्राफ भी भली भांति आपको पता ही है। अब देखिए यहां से महसूस हुआ क्या आपको, यदि a 0 से छोटा हो जाए तो ग्राफ ऐसा होगा, ग्राफ ऐसा, यदि ग्राफ ऐसा होता है तो मिनिमम पॉइंट को शो करेगा, ठीक है। और जितना भी टेंजेंट इस कर्व पर हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है, जितना भी टेंजेंट इस कर्व पर ड्रॉ करेंगे सभी टेंजेंट क्या होगा कर्व के नीचे लाई करेगा। तो कब आया ऐसा ऐसा केस, जब d2y बाई dx2 का वैल्यू 0 से बड़ा आया, ठीक है ना, हमेशा कर्व देखिए कॉनकेव अपवार्ड को शो किया। आप देख लीजिए यहां पर, अरे ये a 0 से बड़ा होने पर कर्व का नेचर ये है, ये तो a के 0 के बड़ा होने से कर्व ऐसा बन गया, लेकिन जब कर्व ऐसा बना, है ना, जब कर्व इस प्रकार से बना, इस पर जितना भी टेंजेंट आपने खींचने का प्रयास किया या जितना भी टेंजेंट आपने खींचा, सभी के सभी टेंजेंट कर्व के नीचे दिखा, या तो आप ये कहिए कि टेंजेंट की गोद में कर्व आ गया। इस केस में क्या होगा d2y बाई dx2 0 से बड़ा होगा, और यदि a 0 से छोटा होगा तो कर्व आप समझ रहे हैं इस प्रकार का हो जाएगा। और इस प्रकार का जब कर्व होगा, जितना भी आप टेंजेंट खींचेंगे सभी टेंजेंट क्या होगा कर्व के, सभी टेंजेंट कर्व के ऊपर लाई करेगा। और किस केस में लाई करेगा, जब d2y बाई dx2 0 से छोटा आ जाएगा तो कर्व का नेचर ऐसा होगा, मतलब जितना भी टेंजेंट आप खींचेंगे कर्व के ऊपर और वो टेंजेंट क्या होगा कर्व के ऊपर लाई करेगा, ठीक है। नहीं आया समझ में, एक बार फिर से देख लीजिए, ठीक है। पहले क्या किए, इसका ग्राफ आपको भली भांति पहले से पता है, इसका ग्राफ या तो ऐसा या तो ऐसा, ऐसा तब जब a 0 से बड़ा, ऐसा तब जब a 0 से छोटा। इस कर्व के इक्वेशन को क्या किए, एक बार डिफरेंशिएट किए 2x प्लस b आया, और यदि फिर एक बार डिफरेंशिएट किए, ऐसे मतलब एक ऐसे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ऐसे समझिए। अब जब तक कोई आदमी, है ना, एक्सपेरिमेंट कोई चीज पे नहीं करेगा तो उसको रिजल्ट कैसे प्राप्त होगा। अब आपको लगेगा नहीं यहाँ आपने दो बार डिफरेंशिएट क्यों किया, मैंने एक्सपेरिमेंट किया है, यही समझो आप कि मैं यहाँ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, ठीक है। एक्सपेरिमेंट देखिए करने के बाद क्या होगा कि यदि हम दो बार डिफरेंशिएट किए तो मेरे को क्या मिला d2y बाई dx2 बराबर 2a, ये मिला मुझे, है ना। और यहां हम ये चीज जानते हैं यदि a 0 से बढ़ा लेंगे तो 2a क्या होगा पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव होने 2a पॉजिटिव होने का मतलब d2y बाई dx2 पॉजिटिव, और यदि a 0 से छोटा होगा तो इसका मतलब d2y बाई dx2 0 से छोटा होगा,
ए निगेटिव होने पर d2y/dx2 0 से छोटा और ए पॉजिटिव होने पर d2y/dx2 0 से बड़ा। और आप यहां देखिए यदि d2y/dx2 0 से बड़ा आया तो कर्व ऐसा हुआ, और d2y/dx2 यदि 0 से छोटा आया कर्व इस प्रकार का आया इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। और यदि कर्व इस प्रकार का आया तो कर्व का टेंजेंट ऊपर लाई किया, और यदि कर्व इस प्रकार का आया कर्व का टेंजेंट क्या किया, नीचे लाई किया। जब कर्व का टेंजेंट नीचे लाई किया तो पॉइंट ऑफ मिनिमा हुआ, और कर्व का टेंजेंट यदि ऊपर लाई किया पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया। यहां से पूरा पूरी महसूस हो गया है ना कि इसका मतलब किसी भी फंक्शन का, है ना, मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट बताने के लिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का भी जानना काफी जरूरी है। नहीं आई बात समझ में? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ये बता देगा कि कर्व के ऊपर में टेंजेंट लाई कर रहा है, यदि कर्व के ऊपर टेंजेंट लाई करेगा तो मैक्सिमम शो करेगा, यदि कर्व के नीचे टेंजेंट आ जाएगा तो मिनिमम वहां पर वैल्यू शो होगा। ठीक है, चलिए अब यहां से देखिए रिजल्ट हम लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। एक बात और अभी यहाँ किए थे हम, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब आप यहां से देख लीजिए कौन ऐसा, अब टेंजेंट आप यहां से खींचना स्टार्ट कर रहे हैं। टेंजेंट जब आप खींचेंगे यहाँ पर देखिए टेंजेंट कर्व के नीचे लाई कर रहा है, और आप यहाँ पर टेंजेंट खींचेंगे तो आपको पता ही नहीं चल पा रहा है कि टेंजेंट कहां से कहां लाई करेगा, कहां से जाएगा, है ना। फिर जब आप यहाँ टेंजेंट खींचेंगे तो कर्व के ऊपर में लाई करेगा, यहाँ टेंजेंट खींचेंगे कर्व के ऊपर में लाई करेगा, यहाँ टेंजेंट खींचेंगे कर्व के ऊपर में लाई करेगा, यहाँ टेंजेंट खींचेंगे तो कर्व के नीचे लाई करेगा, यहाँ भी कर्व के नीचे लाई करेगा, यहाँ भी कर्व के नीचे लाई करेगा। ठीक है, अब देखिए ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर टेंजेंट खींचने के लिए आप सोच रहे हैं, आपको पता ही नहीं चल पा रहा है कि इस पॉइंट पर यदि हम टेंजेंट खींचेंगे कर्व के ऊपर लाई करेगा टेंजेंट या कर्व के नीचे लाई करेगा। इसका मतलब जब आपको ये महसूस नहीं हो पा रही है कि इस जगह पर कर्व का टेंजेंट ऊपर होगा या नीचे होगा, मतलब यही तो पॉइंट ऐसा है जहां कर्व अपने कॉन्केविटी को चेंज किया है, और जिस जगह पर कर्व अपने कॉन्केविटी को चेंज कर रहा होगा उस जगह पर पक्का वो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव उसका क्या आ रहा होगा, 0 आ रहा होगा। मतलब वहां पर टेंजेंट आप खींच ही नहीं पाएंगे ना, इसका मतलब वहां कॉन्केव चेंज हुआ था। मतलब देखिए यहाँ पर ऐसे देखिए ऐसे, और यहां से फिर इस प्रकार से, या आप ऐसे बोलिए इस प्रकार से या ऐसे। इस पर जितना भी आप टेंजेंट खींच रहे थे, इस जगह पर जितना भी टेंजेंट आप खींच रहे थे वो सब टेंजेंट क्या था, कर्व के ऊपर लाई कर रहा था। लेकिन जब आप यहां से इधर आप जब जाएंगे तो जैसे ही आप खींचना स्टार्ट करेंगे कर्व का टेंजेंट, जितना भी टेंजेंट आप देखेंगे कर्व के ऊपर, है ना, कर्व के नीचे लाई करता हुआ दिखेगा। इसका मतलब यही पॉइंट ऐसा है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलेंगे। यहाँ ज्यादा दिख रहा है वहां दिख नहीं रहा है, लेकिन अब जब तक वो चेंज नहीं किया होगा तब तक टेंजेंट हम ऊपर कैसे खींचने लगे, नीचे से। अरे देखिए ना यहाँ, अभी यहाँ आप नीचे खींच रहे थे, लेकिन जब आप आपको यहाँ देंगे खींचना, आप नीचे से खींचोगे, आप तो ऐसे से खींचोगे टेंजेंट। इसका मतलब कर्व कहीं ना कहीं अपने कॉन्केविटी को चेंज किया, और जिस पॉइंट पर कर्व का कॉन्केविटी क्या होता है, कॉन्केव जिस पॉइंट पर कर्व अपने कॉन्केविटी को चेंज करता है उसी पॉइंट को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। ये पॉइंट एट विच कर्व चेंज, है ना, चेंज द कॉन्केविटी इज कॉल्ड, है ना, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, है ना, ए पॉइंट एट विच कर्व चेंज द कॉन्केविटी इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। मतलब ऐसा पॉइंट जिस पर कर्व अपने कॉन्केविटी को चेंज करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। अब यहां देखिए, अब ये एक मुद्दा ये भी है, अब जब इस तरीका का बात है, इस इंटरवल में इस कर्व का यदि आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं, d2y/dx2 निकालते हैं इस कर्व का, यदि ये फंक्शन y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, जो भी फंक्शन होगा आगे, यदि उसका आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं और जहां तक ये कर्व लाई करेगा, है ना, इस प्रकार का दिखेगा आपको, मतलब जहां तक आप इस पर टेंजेंट खींचेंगे और कर्व के, है ना, नीचे टेंजेंट दिखेगा, ठीक है, उसके डोमेन का, जैसे डोमेन का मतलब एक्स का वैल्यू, जो सब वैल्यू आप रखेंगे, मतलब ये सब जितना भी वैल्यू आप रखेंगे एक्स का, इसमें इसमें है ना, मान लीजिए एक्स इक्वल्स टू ए, इसके बीच का तमाम वैल्यू को दिखा रहा है, या एक्स इक्वल्स टू, चलिए ए ही रख देते हैं, पता नहीं है, ये भी एक वेरिएबल क्वांटिटी है। यदि इस बीच का कोई वैल्यू आप रखते हैं इसमें तो हमेशा ये क्या होगा, 0 से बड़ा होगा।
ठीक है। जब इसमें जीरो से एक्स इक्वल टू ए पॉइंट पर, इस इंटरवल में सब पर जब ये जीरो से बड़ा दिखाएगा, तो इस पॉइंट पर भी ये जीरो से बड़ा दिखाएगा d2y/dx2 का वैल्यू, क्योंकि ये भी तो टेंजेंट कर्व के नीचे ही लाई कर रहा है। और ये पॉइंट आपको, ये अब देखिए इस पॉइंट को इसमें रखे d2y/dx2 में, कर्व इसमें डाले d2y/dx2 में, ये जीरो से बड़ा आ गया। इससे पता चला कि टेंजेंट कर्व के नीचे लाई कर रहा है, टेंजेंट कर्व के नीचे लाई कर रहा है। इसका मतलब टेंजेंट कर्व के नीचे कब लाई करेगा, जब पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। आ गई बात समझ में। जैसे बहुत सारा बच्चा को लगता है क्या कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है केवल d2y/dx2 के मैक्सिमम मिनिमम में ही केवल यूज होगा, ऐसा नहीं है। इधर भी d2y/dx2 x के मान पर हमेशा जीरो से बड़ा आएगा, इधर भी जीरो से बड़ा आएगा, इस पर भी जीरो से बड़ा ही आएगा, इस पर जीरो बराबर नहीं होगा। d2y/dx2 कर्व के कॉन्केविटी को दिखाता है कि टेंजेंट कर्व के ऊपर लाई कर रहा है या नीचे लाई कर रहा है। अब वो कहेगा बताओ सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स एट विच, है ना, टेंजेंट ऑफ द कर्व लाई, है ना, बिलो द कर्व या एबव द कर्व। ये बात कहेगा कि मतलब एक्स का वो तमाम मान मुझे बताओ कि जहां पर का टेंजेंट क्या है, कर्व के नीचे लाई कर रहा है, ऊपर लाई कर रहा है, तब जाकर के हम क्या करेंगे, d2y/dx2 लाएंगे। इस पॉइंट पर भी क्या हो रहा है, इसका टेंजेंट कर्व के नीचे लाई कर रहा है, तो इस पॉइंट को भी पिलाएंगे तो महसूस हो जाएगा, है ना। और फिर यहाँ यदि इस तरीका का बात होगा, ये जितना भी पॉइंट आप दिख रहे हैं यहाँ पर, ये मान लीजिए यहां से यहां तक ही कर्व है, यहां से यहां तक ही कर्व है, यहां से यहां तक यदि x का कोई मान आप रखेंगे तो d2y/dx2 का जब मान आप निकालेंगे तो हमेशा जीरो से छोटा आएगा, ठीक ना, जीरो छोटा। इसका मतलब मैक्सिमम पॉइंट पर भी इसका मान जीरो से छोटा ही आएगा, इस पॉइंट पर भी, है ना। और इस पॉइंट का वैल्यू तो आप जानते ही हैं निकालने के लिए, ये पॉइंट कैसे निकालेंगे, यहाँ का पॉइंट आपको पता हो कि नहीं हो, लेकिन यहाँ का पॉइंट आदमी आराम से निकाल सकता है। वो पॉइंट कैसे निकालेगा, dy/dx को जीरो करके। अब आप सीख चुके हैं, ठीक है। अब पहले एक क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद उसका एकदम पूरा मस्त तरीका से ऑपरेशन उसका करेंगे, ठीक ना। उसके बाद फिर उसका ग्राफ सब कुछ देखते हुए महसूस करेंगे एक मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट या मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों को कितना सारा चीज का जरूरत पड़ता है, ठीक है। जितना सारा चीज का जरूरत पड़ा वो सब कुछ यहाँ आपको दिया हुआ, ये समझने के लिए था ये सब चीज, ठीक है। चलिए पहले एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन है, चलिए वही क्वेश्चन जो तभी किए थे, फाइंड द लोकल मैक्सिमम पॉइंट या लोकल मिनिमम पॉइंट if y equals to x square plus 3x plus 2। दो क्वेश्चन ले लेते हैं, एक और y equals to x square minus x square plus 2x minus 1, ठीक है। अब ये दो क्वेश्चन आपके सामने हैं और ये दोनों का क्या निकालना है, मैक्सिमम। अरे यदि मैक्सिमम और या लगा हुआ यहाँ पर, एंड थोड़े है, यदि मैक्सिमम निकलेगा तो मैक्सिमम पॉइंट निकालेंगे, मिनिमम पॉइंट निकलेगा तो मिनिमम पॉइंट निकालेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलो यहां करेंगे क्या हम लोग, सबसे पहले y बराबर देखो दिया हुआ क्या है, एक नंबर में, ए नंबर में एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, समझते हुए चलते हैं। इस कर्व का मेरे को क्या निकालना है, मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट निकालना है। देखो तभी ग्राफ का ऐसे क्वाड्रेटिक का नेचर पता है, ग्राफ ऐसे होगा मिनिमम होगा, है ना। लेकिन अभी हम कुछ नहीं जानते, ग्राफ भी नहीं जानते हैं ड्रॉ करने के लिए। अब हर चीज से क्या है अपरिचित है ना, लेकिन थ्योरी तुम्हें पता है। करेंगे क्या, और इसका मैक्सिमम या मिनिमम मेरे को पॉइंट निकालना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं, इस चाहे कोई भी कर्व हो, यदि उसका मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट हम निकालेंगे, ठीक है, और जिस पॉइंट पे ये फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम हो रहा होगा उस पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप ही नहीं बचा होगा, है ना, स्लोप ही नहीं रहा होगा उस टेंजेंट में। इसका मतलब पक्का उसका स्लोप क्या रहा होगा, जीरो हो गया होगा, ठीक है। उसका स्लोप ही नहीं बचा होगा, उसमें स्लोप जीरो हो गया होगा। स्लोप जीरो, अच्छा स्लोप पहले कैसे निकालेंगे, इस कर्व का टेंजेंट का स्लोप पहले निकाल लेते हैं, क्योंकि टेंजेंट के हेल्प से हम यहाँ क्या कर निकाल रहे हैं, मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट। तो dy/dx निकालेंगे, dy/dx इस कर्व का टेंजेंट का स्लोप है, ये तो हो जाएगा 2x प्लस 3। और देखो अब ये dy/dx
का मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट निकालना है तुम्हें, किस पॉइंट पे ये फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम है, तो उस पॉइंट पर स्लोप बचेगा ही नहीं। इसका मतलब यहाँ पर अपने आप ये कह रहा है कि यदि तुम्हें पॉइंट ऑफ मिनिमा या पॉइंट ऑफ मैक्सिमा निकालना है तो डी वाई बाई डी एक्स को क्या करो, डी वाई बाई डी एक्स का जीरोज निकाल लो। तो किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोज कैसे निकालते हैं, उसको जीरो बराबर करके उस एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं। ये आ जाएगा 2x प्लस 3 बराबर 0, देन x बराबर कितना -3/2। ठीक है, ये आ गया। अब देखो ये क्या है, यही है आइदर मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट। ठीक है ना, तो अब क्या करेंगे, अब ये मैक्सिमम है या मिनिमम है ये फाइंड आउट करना है। तो अब ये देख लेते हैं कि इस पॉइंट पर ये जो x इक्वल्स टू -3/2 पॉइंट जो आप निकाले हैं, इस पॉइंट पर इस कर्व के ऊपर टेंजेंट लाई कर रहा है या नीचे टेंजेंट लाई कर रहा है, ये एक बार देख लेते हैं। यदि कर्व के ऊपर टेंजेंट लाई करेगा तो पक्का मैक्सिमम पॉइंट ये होगा। यदि इस कर्व के नीचे टेंजेंट लाई करेगा इस पॉइंट पर, तब हम समझ जाएंगे कि पॉइंट ऑफ मिनिमा को शो कर रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? अब टेंजेंट का नेचर फाइंड करने के लिए, ठीक है, क्या करना पड़ेगा मुझे, इसको दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। d2y बाय dx2 क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा 2, जो कि 0 से बड़ा है। ठीक है, ये तो 0 से बड़ा हो गया। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल, x के हर एक मान पर। इसका मतलब जब x के हर एक मान पर ये 0 से बड़ा है तो x इक्वल्स टू -3/2 पर भी ये 0 से बड़ा ही होगा। जब ये d2y बाई dx2 x इक्वल्स टू 3/2 पर भी 0 से बड़ा हो जाए, इसका मतलब ये कर्व का जो टेंजेंट होगा कर्व के ऊपर लाई करेगा। हम आपको बोले ही हैं, नहीं, टेंजेंट नीचे लाई करेगा कर्व के। यदि d2y बाई dx2 0 से बड़ा आ जाए तो कर्व इस प्रकार का होगा, है ना, और टेंजेंट कर्व के नीचे लाई करेगा। ठीक है क्या, यहां से पता चल गया कि कर्व के ऊपर टेंजेंट लाई करेगा या कर्व के नीचे टेंजेंट लाई करेगा। इसका मतलब d2y बाई dx2 का वैल्यू आप निकालेंगे x इक्वल्स टू -3/2 पर, ये भी 0 से बड़ा ही आएगा। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, यहाँ फॉर ऑल देने की जरूरत नहीं है क्योंकि x इक्वल्स टू -3/2 पर ही इसका वैल्यू निकाल रहे हैं, तो वही आएगा 2 ही आएगा, है ना, जो कि 0 से बड़ा है। इसका मतलब देखो यहाँ पर अब ये कर्व का नेचर पता चला। यदि इस पॉइंट को इसको पिलाए तो ये क्या आया, 0 से बड़ा आया। इसका मतलब इस कर्व पर, ये y पर जितना भी टेंजेंट हम खींचेंगे, ठीक है, सब टेंजेंट क्या होगा, कर्व के नीचे लाई करेगा, मतलब ऐसा हो जाएगा ये। तो जब ऐसा होगा और आप जान रहे हैं यहां पर, और ये पॉइंट कर्व के टेंजेंट, उस टेंजेंट का स्लोप है जहां पर टेंजेंट बचा ही नहीं था, पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। x इक्वल्स टू -3/2 क्या होगा, इसीलिए यहां पर हम क्या बोलेंगे, y इज मिनिमम एट x इक्वल्स टू -3/2। ठीक है, यही एक ऐसा पॉइंट है जहां पर ये कर्व क्या होगा, मिनिमम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। बस एक दो क्वेश्चन में लगेगा, समझते समझते थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद तो आप एक बार में समझ जाएंगे हर चीज को, बिल्कुल भी आपको समय ही नहीं लगेगा। अब जैसे पहले लोग क्या करता है ना कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को पूरा कंप्लीट करने के बाद सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में प्रवेश करता है, कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से जल्दी नहीं होता है, चेक करता है लोग, है ना। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बुक समझ में रहेगा कि इस फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट बताओ विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। लेकिन जो एक सीक्वेंस है हर चीज को समझने का, मेरा जो एक्सपीरियंस का आता है, ठीक है, जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट्स निकलता कहां से, है ना, तो आप धीरे धीरे फील करेंगे और उसी पॉइंट्स में से कब इसको मैक्सिमम कब उसको मिनिमम कहेंगे, ठीक है ना, तो आपको पता चलेगा कि नहीं ये सही, ये भी सीक्वेंस एक सही है। वो भी हम बता देंगे आपको, वो भी बताएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स हम नहीं चेक कर पाएंगे कि फंक्शन का नेचर ऑफ मैक्सिमम या नेचर ऑफ लोकल मिनिमम, ठीक है, वो भी बता देंगे वहां से भी। लेकिन पहले आप ये सीखिए, ये ज्यादा मतलब आपके लिए समझने के लिए हेल्पफुल है ये। अब चलिए 2 नंबर में, बी नंबर जिसको बोलेंगे हम लोग, तो y बराबर कितना दिया हुआ है, -x² प्लस 2x माइनस 1। अब जब यहां से आप dy बाई dx निकालेंगे तो आ जाएगा -2x प्लस 2,
ठीक है, एक बार और निकाल ही लीजिए, ज्यादा बढ़िया रहेगा। क्योंकि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्यों निकालते हैं, इस कर्व पर का टेंजेंट का नेचर पता करने के लिए, कर्व के ऊपर टेंजेंट लाई कर रहा है या नीचे लाई कर रहा है, ठीक है। अच्छा, तो d2/dx2 बराबर कितना आया, -2, जो कि 0 से छोटा है। इससे साफ साफ पता चल गया, साफ साफ पता चला। और एक दो वैल्यू के नहीं, एक दो वैल्यू के लिए नहीं, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल। इसमें जो कि x का कोई टर्म ही नहीं है, x से इंडिपेंडेंट है, मतलब x का कोई वैल्यू रखेंगे और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का यदि हम वैल्यू निकालेंगे तो हमेशा क्या आएगा, 0 से छोटा ही आएगा इसका मान। इसका मतलब कर्व ऑब्वियस सी बात है इस प्रकार से हो जाएगा। और इसका मतलब इस कर्व पर का जो टेंजेंट होगा, जब उसका स्लोप को 0 करके x का वैल्यू निकालेंगे तो उस पॉइंट पर क्या होगा, ये हमेशा मैक्सिमम होगा। आगे बढ़िए, अब यहाँ पुट कर लेते हैं dy/dx, तो निकाल तो लेना, पता चल गया नेचर, पता चलेगा कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा को शो करेगा वो। और -2x + 2 बराबर 0, तो यहां से जब x का वैल्यू निकालेंगे तो 1 आएगा, ठीक है ना, x का वैल्यू यहां से 1 आएगा। अब जब आप x = 1 इसमें डालेंगे तभी तो ये 0 से छोटा ही होगा। इसका मतलब y इज मिनिमम एट मैक्सिमम एट x = 1। यही बात है इसमें। कोई लंबी चौड़ी बात नहीं की, मतलब हुई है यहाँ पे, है ना, मेरे थ्रू नहीं किया गया है ना, आपको आसानी से समझ में आ सकता है ये सब चीजें। हम तो आपको एक फील दिलाने का प्रयास की कि आप कैसे किसी कर्व का, है ना, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा को ये बता पाएंगे कि सच में ये है और ये नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ local maxima and local minima of the function f of x equals to x³ - 6x² plus 9x - 8। अब इस फंक्शन का देखिए आपको क्या निकालना है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ठीक है ना। अभी y मान लेते हैं इसको, ठीक है, अभी y मानते हैं, बाद में आपको मैं बता, ऐसे भी f डैश का मतलब होता है dy/dx। अभी dy/dx के ऊपर ही केवल काम किए, तो अभी चेंज करना ठीक नहीं है, नया नया तरीका है ना। आप अभी y मान के चलिए, मतलब इस फंक्शन का आपको क्या बताना है, पॉइंट ऑफ मिनिमा और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, मतलब ये फंक्शन किस पॉइंट पर मिनिमम होगा और किस पॉइंट पर क्या होगा, ये मैक्सिमम होगा, ठीक है। अच्छा, तो पहले देखिए y बराबर क्या दिया हुआ है, x³ - 6x² plus 9x - 8, ये फंक्शन दे रखा है। अब इसका मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट मेरे को निकालना है, ठीक है। आप जानते हैं इस कर्व का टेंजेंट का स्लोप जिस जगह पर 0 होगा वही पॉइंट या तो मैक्सिमम होगा या तो मिनिमम होगा। इसका मतलब इसका टेंजेंट का स्लोप पहले निकाल लेते हैं, उसको 0 के बराबर करके उससे x का मान निकाल लेंगे, ठीक ना। तो चलिए करते हैं, तो फाइंड, है ना, ओ फाइंड क्या, dy/dx, है ना, dy/dx कितना आ जाएगा, 3x² माइनस कितना 12x प्लस 9, और यहां से आप चाहें तो 3 कॉमन कर सकते हैं। एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है, बाद में कॉमन करते रहेंगे। d2y/dx2 कितना हो जाएगा, 3 दूना 6x - 12, ठीक है, 6x - 12 ये हो गया। जब इसको हम 2 बार डिफरेंशिएट किए तो इसका जरूरत आपके जिंदगी में है, आपको ये बताने के लिए कर्व मतलब का कितना पार्ट ऐसा होगा जिसके ऊपर टेंजेंट लाई करेगा, कितना ऐसा पार्ट होगा कर्व के नीचे टेंजेंट लाई करेगा, ठीक है। इससे पता चल जाएगा, यदि आप चाहें तो महसूस कर सकते हैं, यदि आप इसको 0 से बड़ा कर देंगे
यदि आप इसका d2y/dx2 का वैल्यू आप ऐसे सोचिए, d2y/dx2 का वैल्यू 0 से ग्रेटर करके यदि आप x का वैल्यू निकाल लेते हैं तो वो तमाम पार्ट आपको बता देगा जहां पर का टेंजेंट क्या होगा, कर्व के नीचे लाई करेगा। और यदि आप इसको 0 से छोटा करके मान निकालेंगे तो वो चीज आपको पता चल जाएगा कर्व का कितना ऐसा पार्ट है जहां पर टेंजेंट क्या होगा, कर्व के नीचे लाई करेगा, और कौन ऐसा पार्ट है जहां पर कर्व अपनी कॉन्केविटी को चेंज कर रहा है। जब इसको 0 करके उससे x का मान निकाल लेंगे तो वहां से पता चल जाएगा जिसको चेंज इन कॉन्केविटी जहां हो रहा होगा, कॉन्केविटी में जहां चेंज हो रहा होगा, ठीक ना, उसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, तो वो हो जाएगा x इक्वल्स टू 2, चूंकि जहां पर ये 0 हो जाएगा वहां पर ही कर्व अपने, अब जैसे मान लीजिए कि जो टेंजेंट हम खींच रहे होंगे आप नहीं खींच पाएंगे वहां पर, कर्व के ऊपर और नीचे अब मैं वहां आपको पता ही नहीं चल पाएगा ये टेंजेंट कर्व के ऊपर खींचा जाएगा या नीचे खींचा जाएगा, है ना। तो उसी को बोलते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, सबके बारे में हम लिखा देंगे इस अगला लेक्चर में, है ना। शुरू से आएंगे एकदम पूरा डेफिनेशन लिखते हुए पूरा एकदम हम सब काम कर देंगे। ठीक है, बस आपको अभी समझ में आना चाहिए था हर चीज, इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि पूरी थ्योरी लिखने से भी बच्चा क्वेश्चन नहीं बना सकता जितना कि उसके दिमाग में हर चीज आ जाए। अभी इस तरीका से आपको हम पढ़ाने का आपको लगे कि नहीं ये चीज जानने का चीज था, और अब ये चीज जान गए जिंदगी में कभी भूलेंगे नहीं, है ना, ये बात। चलिए अब यहाँ क्या करना है, जीरोज निकाल लेना है किसका, dy/dx का। चलिए इसको 0 बराबर करके उस x का वैल्यू निकालते हैं, 3x² माइनस 12x प्लस 9 बराबर 0। यहाँ से 3 कॉमन हो जाएगा, x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0, और 3 को उठा करके फेंक देते हैं उस साइड, x² माइनस 3x 4x बराबर 0। इसका फैक्टराइजेशन फैक्टराइज सब करने के लिए आपको आना चाहिए, ये तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे अभी, है ना। जब आप इसको फैक्टराइज करेंगे तो x-1 इंटू x-3 आएगा, और अब यहां से x का वैल्यू निकालिएगा तो 1 आएगा और 3 आएगा। अब देखिए इसी 1 और 3 में, है ना, इसी 1 और 3 में कोई न कोई ऐसा है जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, लोकल मैक्सिमा है, और कोई न कोई ऐसा, या तो ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है और ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है, या ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है ना, मैक्सिमा है, और ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है। जैसे अब ये नहीं कि आप यहाँ x का वैल्यू देख रहे हैं 1 और यहाँ देख रहे हैं 3, आपको कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि ये छोटा है तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, और यदि ये बड़ा है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। देखो ऐसा नहीं है, पहले यहाँ ऐसे देखो, क्यों ऐसा क्यों नहीं, क्योंकि ये x का वैल्यू है। अब जैसे मान लो इस प्रकार से यदि हम कर लेते हैं, ग्राफ खींच लेते हैं, तो यहाँ तो x इक्वल्स टू 1 है और यहाँ x इक्वल्स टू 3 है। अब देखो जहां पर x का वैल्यू 3 है वहां तो मिनिमा है, और जहां x का वैल्यू 1 है वहां पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। तो लोग मैक्सिमा और मिनिमा हाइट से पता चलता है, ठीक है, कि मैक्सिमम है या लोकल मिनिमम है, हाइट से महसूस होगा। मतलब इस पॉइंट पर इस फंक्शन का हाइट निकाल लेंगे, y का मान निकाल लेंगे, इस पॉइंट पर इस फंक्शन का हाइट निकाल लेंगे, ठीक है, वहां से पता कर पाएंगे हम लोग कि ये मैक्सिमा है या मिनिमा है ना, इस पॉइंट पर। अब जैसे कभी कभी लोगों को ये भी लगता है, ठीक है, कभी कभी लगेगा कि जब आप 2-3 पॉइंट यहाँ आ जाएगा, जैसे 1 2 3 4 रहता, तो उसमें से मान लीजिए 2 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, 2 पॉइंट ऑफ मिनिमा है, तो हाइट से भी वहां पता नहीं चलता, वहां निकालना ही पड़ता, इसलिए हाइट से पता नहीं चलता। आप यहाँ देखिए जैसे इस तरीका से ग्राफ गया, तो अब जब इसका हाइट इस पॉइंट पर निकाला होगा, इसका हाइट इस पॉइंट पर निकाला जब होगा, जैसे लगता है ना लोगों को कि चलो अभी जैसे यहाँ 2 चीज है तो यहाँ हाइट से पता कर लेंगे कौन मैक्सिमम कौन मिनिमम है। जब यहाँ x जगह 1 रखेंगे और x की जगह 3 रखेंगे तो यहाँ से पता चल जाएगा कि जिसका हाइट ज्यादा होगा वो मैक्सिमा, जो नीचे होगा वो मिनिमा होगा, लोकल मिनिमा। लेकिन 4 पॉइंट यदि मान लो यहाँ पर दे देता, ऐसे दे देता A1 A2, है ना, A3 और A4, अब देखो ये मिनिमा भी इसके मैक्सिमा से बड़ा है, ठीक है, उस टाइम में हम कैसे बता पाते कि इसमें और इसमें मैक्सिमम मिनिमा कौन है, क्लियर है ना। ऐसे नहीं बता पाएंगे, वहां आपको ये सब चीज को जब जैसे 2 पॉइंट से ज्यादा पॉइंट से रहेगा, वहां ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ही ऐसा जरिया है आपको समझाने के लिए पॉइंट ऑफ मैक्सिमम और पॉइंट ऑफ मिनिमा को, जो 100% आपको सही, है ना, ब्रांडेड चीज है ये, आपको सही चीज बताएगा, सही मतलब आपको क्या बता देगा, ये सही वे बता देगा आपको, है ना, कि पॉइंट सच में मैक्सिमम है
इस जगह पर या इस पॉइंट पर फंक्शन क्या है, मिनिमम है। ठीक है, चलिए इसमें वैल्यू डालते हैं इसका। पहले हम चेक कर रहे हैं किस पर, x इक्वल टू 1 पर y का मैक्सिमम वैल्यू या y का मिनिमम, x इक्वल टू 1 या x का मिनिमम पॉइंट है या फंक्शन का मिनिमम पॉइंट है या मैक्सिमम पॉइंट है। करेंगे क्या, d2y बाई dx2 में x की जगह पर क्या रख देंगे, 1 रख देंगे, और d2y बाई dx2 कहाँ है, यहाँ है ना, ये 6 इंटू 1 माइनस 12, और जब वैल्यू निकालेंगे 0 से कम आ जाएगा, इसीलिए हम बोल सकते हैं y इज मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू 1। अब कभी कभी मैक्सिमम वैल्यू भी लोग पूछ देता है ना, ये बताओ इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू, यदि मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैक्सिमम पॉइंट आपको निकालना ही पड़ेगा मैक्सिमम वैल्यू के लिए। लेकिन करना क्या है, इसी मान को, x के वैल्यू को इसमें रख करके, मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, इसका मतलब हाइट पूछ रहा है, मतलब y का मान पूछ रहा है, तो x का मान रख देंगे, मैक्सिमम जिस पॉइंट पर निकला है यहां से y का वैल्यू निकाल लेंगे। तो मैक्सिमम वैल्यू का, जहां कहीं भी वैल्यू का बात करेगा मैक्सिमम वैल्यू, तो क्या होगा, y बराबर 1 का क्यूब माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1 माइनस 8, और ये कितना आ जाएगा, 1 माइनस 6 प्लस 9 माइनस 8 कितना आएगा, आपको महसूस हुआ होगा शायद। ये कितना आ गया, 9 1 10, 8 6 14 माइनस 4 आ गया शायद, 8 14 9 1 10, हाँ ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब पॉइंट ऑफ, अब देखिए, अब फिर यहां पर 8 x इक्वल टू कितना 3, क्या करेंगे, d2y बाई dx2 का x इक्वल टू 3 पर इसका मान यदि कहेगा निकालने के लिए, तो हम कैसे निकालेंगे, इसी में रख देंगे, 6 3 जा कितना होता है 18 माइनस 12 इक्वल टू 6, 0 से बड़ा आया। जब d2y बाई dx2 0 से बड़ा आ जाए तो y क्या होता है, y इज मिनिमम एट x इक्वल टू 3। और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसी क्वेश्चन में है ना, इसी क्वेश्चन में x की जगह पर 3 रख करके क्या करेंगे, y का वैल्यू निकाल लेंगे। चलो कहाँ निकाल दूं, जगह तो नहीं लग रहा है मेरे को, आप पहले यहाँ उतारिए इस चीज को, हम तब तक इसको मिटा लेते हैं, ठीक ना। अब समझ में आ गया ना कि इस क्वेश्चन में कह रहा है क्या, कि इस कर्व, इस फंक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम, लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम पॉइंट्स बताने के लिए, वैल्यू नहीं मांग रहा है, वैल्यू तो हम अपने मन से दे रहे हैं, यदि मांगेगा तो आप मैक्सिमम पॉइंट निकाल लीजिए, उसी पॉइंट को x की जगह पर डाल करके y का वैल्यू निकाल लीजिए, तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। मिनिमम वैल्यू कहेगा निकालने, तो x का वैल्यू मिनिमम वैल्यू और y का वैल्यू मिनिमम पॉइंट, इसी x के वैल्यू को इसमें रख देंगे, उससे क्या हो जाएगा, y का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है ना। तो मिनिमम, चलिए मिनिमम पॉइंट निकाल लेते हैं, इधर ऊपर वाले को अब मिटा देते हैं, ठीक है, या कहिएगा तो हम इसको अब मिटा देते हैं यहां से, ठीक है, यहां से इसको अब यहां लिखेंगे क्या, हम मिनिमम वैल्यू ऑफ y, मिनिमम वैल्यू ऑफ y क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, वही फंक्शन, और मिनिमम वैल्यू ऑफ y, इसी में क्या करेंगे, y के में y इक्वल टू लिखेंगे, x की जगह 3 रख करके 3 का क्यूब 6 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 3 माइनस 8, और ये क्या हो जाएगा, यहां पर इस जगह पर ये हो जाएगा कितना, 27 माइनस 9 छाके 54, ये फिर आ जाएगा कितना, 27 माइनस 8, ये दोनों कट गया, और उसके बाद जब आप इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या मिलेगा, घटाएंगे नहीं मतलब जुट जाएगा, दोनों का साइन सेम है, 8 4 12 62 माइनस 62, ये हो गया इसका क्या, मिनिमम पॉइंट। दो बात इसमें ध्यान रखना है ना, किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट से दिखेगा निकालने के लिए, सबसे पहले उस कर्व के इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर करके dy बाई dx को 0 करके उसे x का मान निकाल लेंगे,
फिर से अगेन उस कर्व की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे, dy बाई dx को जीरो करके जो x का वैल्यू निकला था उसको क्या करेंगे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में रखेंगे और उसके बाद फिर उसका साइन देख लेंगे। यदि d2y बाई dx2 का वैल्यू x के जो निकाले के वैल्यू पर यदि जीरो से छोटा आता है तो उस पॉइंट ऑफ फंक्शन में मिनिमम मैक्सिमम, और यदि जीरो से बड़ा है तो फंक्शन क्या होगा, मैक्स मिनिमम होगा, है ना। चलिए थोड़ा इसका मेथड देख लीजिए। अब यहाँ मेथड हम लिख देते हैं बाद में, जितना सारा चीज हम किए हैं अब एक मेथड के थ्रू भी वही सब बात यहाँ लिखेंगे जो भी बात यहाँ पर अभी हम किए हैं। मेथड टू फाइंड द लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम ऑफ y equals to f of x, है ना। मतलब इस फंक्शन का लोकल मिनिमम और लोकल मैक्सिमम पॉइंट निकालना है। तो स्टेप वन में क्या करना है, फाइंड dy बाय dx। स्टेप वन में dy बाय dx पहले निकाल लेंगे, क्योंकि स्लोप के हेल्प से ही हम यहाँ पर इस कर्व का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, मिनिमम पॉइंट निकाल रहे हैं अभी यहाँ पर, है ना। ठीक है। स्टेप टू में क्या करेंगे, पुट कर देंगे यहाँ पर dy बाय dx इक्वल्स टू 0। ठीक है। एंड सॉल्व फॉर x, है ना। लेट कर लेते हैं x इक्वल्स टू अल्फा। मान लेते हैं इस इक्वेशन को सॉल्व करके x का वैल्यू निकालें तो x बराबर अल्फा आया। ठीक है। स्टेप थ्री, फाइंड d2y बाय dx2। ठीक है। फिर क्या करेंगे, अगेन दो बार फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लेंगे और स्टेप फोर में फाइंड d2y बाय dx2 एट x इक्वल्स टू अल्फा। ठीक है ना, मतलब इसका वैल्यू निकाल लेंगे। मान लीजिए इसका वैल्यू आया p, जब x की जगह पर हम अल्फा रखेंगे तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगा। तो यदि p आ गया, है ना, अब यहां नोट में देखना है, इफ नीचे से इसी जस्ट नीचे यहां पर इफ क्या होगा, इफ p जो भी मतलब इसका वैल्यू आया p इज ग्रेटर देन 0, यदि p का वैल्यू 0 से ग्रेटर आया होगा देन y इज मिनिमम एट x इक्वल्स टू अल्फा। यदि ये 0 से बड़ा आया होगा तो y क्या हुआ होगा, मिनिमम आया होगा उस x इक्वल्स टू अल्फा पर। इफ p इज लेस देन 0 देन y इज मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू अल्फा। यदि ये p क्या हुआ होगा, 0 से छोटा आया होगा, तब y क्या रहा होगा, मैक्सिमम हो गया होगा इस पॉइंट पर। ऐसा नहीं है मतलब एक पॉइंट ही है, बहुत सारा वैल्यू निकल सकता है, लेकिन इस पॉइंट को चेक करने का नियम हम बता दिए कि सबसे पहले किसी भी फंक्शन का यदि लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम यदि निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। फिर डिफरेंशिएट किए हुए, है ना, वो डिफरेंशिएट जिसको किए मतलब dy बाई dx को 0 करके उससे x का वैल्यू निकाल लेंगे, x के निकाले गए वैल्यू को। ठीक है ना। हाँ, फिर स्टेप थ्री में क्या करेंगे, दो बार डिफरेंशिएट करेंगे, फिर x के निकाले गए वैल्यू को इसमें रखेंगे। मान लीजिए रखने के बाद कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगा, आया p, यदि p 0 से बड़ा होगा तो इस पॉइंट को, इस फंक्शन का, है ना, मिनिमम पॉइंट कहेंगे। और यदि d2y बाई dx 0 से छोटा आ जाए तो इस पॉइंट को, है ना, उस फंक्शन का मैक्सिमम पॉइंट कहेंगे। ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसमें।
फाइंड लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम पॉइंट ऑफ y बराबर साइन 2x माइनस एक्स, जब x कहां से कहां तक है, x है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक। ठीक है, मतलब इस फंक्शन का लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम निकालना है आपको। ठीक है, जब x दे रखा है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक, तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले y बराबर साइन 2x माइनस एक्स यहाँ लिखेंगे और इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक ना, इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा, 2 इंटू कॉस 2x माइनस 1। हम आपको पहले ही बोल दिए थे जब लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ही कि मतलब मैक्सिमम को समझने के लिए डिफरेंशिएशन का होना काफी जरूरी है। हम यहाँ डिफरेंशिएट करने के लिए इस फंक्शन को बताएंगे नहीं बिल्कुल भी, है ना, ये आपको आना चाहिए पहले से। यहाँ पुट कर लेंगे, पुट dy बाय dx बराबर 0। ठीक है ना, दोबारा इसको 0 बराबर करके उस x का वैल्यू निकालेंगे, 2 इंटू कॉस 2x माइनस 1 बराबर 0। इसको उठा के उस साइड करेंगे, cos 2x इक्वल्स टू आ जाएगा 1/2। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, cos 2x इक्वल्स टू 1/2 को सॉल्व करेंगे। ऐसे इसी लेक्चर में, है ना, इसका सॉल्यूशन हम बता चुके हैं इसी इंटरवल के लिए, इसीलिए ये क्वेश्चन काफी आसान हो गया मेरे लिए सॉल्व करना, क्योंकि आप वहां देख चुके हैं। cos 2x इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पर cos पाई बाय 3, तो यहाँ 2x इक्वल्स टू हो जाएगा क्या, 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3, और यहाँ से जब x का वैल्यू निकालेंगे तो n पाई प्लस माइनस पाई बाय 6, जहाँ n इंटीजर है बट यहाँ x लेना कहां से कहां तक है, x लेना है माइनस पाई बाय 2 से x का वैल्यू पाई बाय 2 तक। सो केवल x इक्वल्स टू प्लस माइनस पाई बाय 6 लाई करेगा। ये पहले भी हो चुका है क्वेश्चन, अब इसके ऊपर बिल्कुल हम बात नहीं करेंगे। जितना भी तभी से मेथड हम बता रहे थे, जितना भी क्वेश्चन तभी 1-2 क्वेश्चन लगाए थे वो इसी मेथड पे था, और पीछे जो जो चीज हम किए हैं, ठीक है, वो आपको हर चीज हम दिखा दिए। ऐसा नहीं कि मैक्सिमम मिनिमम स्टार्ट करने से पहले ही मैक्सिमम मिनिमम स्टार्ट किए और उसका ये रिजल्ट बना लिए, है ना, और उसके बाद हम आपको क्वेश्चन कराने लगे, ऐसा नहीं है। ये रिजल्ट कैसे आया, क्यों हम dy बाई dx को 0 करके x का वैल्यू निकालते हैं, फिर सेकेंड डेरिवेटिव हम क्यों निकालते हैं, और सेकेंड डेरिवेटिव में ही हम ये वैल्यू क्यों रख करके रखते हैं, ये सब का फील वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से हम आपको हर चीज बता दिए। ठीक है, ये क्या चीज को दिखाता है, कॉन्केविटी को दिखाता है ना, कॉन्केविटी अपवार्ड या कॉन्केविटी डाउनवार्ड को। और उसके बाद ये जब 0 से बड़ा होने पर मिनिमम क्यों होता है, 0 से छोटा होने पर मैक्सिमम क्यों होता है, और क्वेश्चन भी किए, है ना। अब चलिए यहाँ पर ठीक है, अब यहाँ x निकाल चुके हैं हम, अब एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि x निकल गया है और इसमें पता नहीं चल पा रही है कि पाई बाय 6 इसका मैक्सिमम वैल्यू है या माइनस पाई बाय 6 इसका मैक्सिमम वैल्यू है। पाई बाय 6 इसका मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम पॉइंट है, वैल्यू नहीं पॉइंट, या माइनस पाई बाय 6 इसका मिनिमम पॉइंट है। ठीक है, तो ये चीज तो निकालना पड़ेगा आपको। तो d2y बाई dx2 निकालेंगे तो क्या मिलेगा, कहाँ है dy बाई dx, यहाँ पर है ना, cos का होता है माइनस साइन 2 दूना 4, तो हो जाएगा क्या, माइनस 4 साइन 2x, है ना, मतलब इसका सेकेंड डेरिवेटिव dy बाई dx यहाँ निकला हुआ। एक बार और जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा सामने में। अब इसका वैल्यू d2y बाय dx2 का वैल्यू निकालेंगे किस पर, x इक्वल्स टू पाई बाय 6 पर। अब यहाँ देखिए माइनस 4 इंटू साइन
2 इंटू पाई बाय 6, इसका मतलब -4 इंटू साइन पाई बाय 3, ये होता है √3/2 -4 √3/2, जो कि 0 से छोटा है, हर आदमी को दिखता है। यहाँ काटिए या नहीं काटिए कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पे, है ना। ये हो जाएगा -4 पाई बाय 3 नहीं -4 √3/2, इसका मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, y इज, यदि d2y/dx2 इस पॉइंट पर 0 से कम आया है, इसका मतलब इस पॉइंट पर टेंजेंट जो होगा इस कर्व का, है ना, ऊपर लाई करेगा। इसका मतलब y जब कर्व टेंजेंट ऊपर लाई करेगा तो पक्का मैक्सिमम होगा। y इज मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू π/6, ठीक है। फिर क्या करेंगे, अगेन d2y/dx2 का वैल्यू निकालेंगे किस पर, चूंकि वहां 2 पॉइंट है, x इक्वल्स टू -π/6 पर, तो यहाँ क्या आ जाएगा, -4 इंटू साइन 2 इंटू -π/6। जब इसको यहां से काटेंगे आ जाएगा -4 साइन -π/3, साइन माइनस थीटा होता है प्लस माइनस साइन थीटा, साइन माइनस थीटा, ये माइनस हो जाएगा प्लस 4 इंटू साइन π/3, और यहां से 4 √3/2 जो कि 0 से बड़ा है। यहां से पता चला कि यदि हम d2y/dx2 में x की जगह पर -π/6 है ना रखें, तो इसका वैल्यू क्या आया, 0 से बड़ा आ गया इसका वैल्यू, इसका मतलब y क्या होगा, मिनिमम होगा इस पॉइंट पर, है ना। यहां लिखेंगे हियर y इज मिनिमम एट x इक्वल्स टू -π/6। हाँ, कभी कभी क्या कर सकता है, यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू भी मांग सकता है, ठीक ना। ये नहीं मांग रहा है क्वेश्चन वाला, हम यहाँ निकाल देते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y। कुछ नहीं करना है, बस जिस पॉइंट पर ये मैक्सिमम हुआ है उसी पॉइंट को उसमें डाल देना है। तो यहाँ देखिए साइन 2 इंटू एक्स की जगह पर क्या रखेंगे, π/6, और यहाँ माइनस कितना आ जाएगा, π/6, ये हो जाएगा π/3, मतलब √3/2, ये हो जाएगा क्या, √3/2 माइनस π/6। इसका हो गया पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, है ना, नहीं पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा कितना, π/6, और मैक्सिमम पॉइंट कितना हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू कितना आ जाएगा, ये मैक्सिमम वैल्यू है। अब मिनिमम वैल्यू कहेगा निकालना है, मिनिमम वैल्यू ऑफ y क्या होगा, इसी में y की जगह पर रख दीजिए, x की जगह पर -π/6। अब हो जाना चाहिए इसी में x की जगह -π/6 रखेंगे तो आ जाएगा क्या, माइनस, इसी में माइनस से गुणा कर दीजिए ना, इसमें -√3/2 -π/6, ये हो जाएगा इसका मिनिमम वैल्यू किसका, इस फंक्शन का। अब एक बार फिर से देख लीजिए, जब इसका लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम यदि कहेगा मेरे को निकालने के लिए पॉइंट्स, इस कर्व के पहले इसको लिखेंगे, इसके इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार डिफरेंशिएट करके dy/dx निकाल लेंगे, dy/dx को निकाल करके देखिए यहाँ पर x का वैल्यू निकाल 0 करके x का वैल्यू निकाले हैं तो आया है π/6 और -π/6, ठीक है। सॉल्व करने के बाद अब एक बार इसको क्या करना है, चूंकि अब इसमें कौन मैक्सिमम पॉइंट है कौन मिनिमम पॉइंट है ये पता नहीं है, इस कर्व के इक्वेशन को एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे। एक बार डिफरेंशिएट किए तो ये आया था, दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो ये मिलेगा। अब क्या करेंगे, इसी सेकंड डेरिवेटिव में एक बार, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में एक बार रखेंगे π/6 रखने में देखिए इसका मान 0 से छोटा आया, इसका मतलब इस पॉइंट पर y, ये नहीं कि पूरा पूरी y क्या होगा, मैक्सिमम आएगा। और यदि मैक्सिमम वैल्यू कहेगा निकालने तो इसी पॉइंट को फंक्शन में रख देंगे, मतलब उसी जिसको मतलब जिसका मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट निकालना है इसमें रख देंगे तो मैक्सिमम वैल्यू निकल जाएगा। और फिर इस पॉइंट पर जब इसका डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का वैल्यू निकालने 0 से ज्यादा आ गया, इसका मतलब इस पॉइंट पर फंक्शन क्या है, मिनिमम है, और मिनिमम पॉइंट कहेगा, मिनिमम वैल्यू कहेगा निकालने के लिए इसी पॉइंट को इसमें रख दीजिए, है ना, मिनिमम वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो आज इस लेक्चर को इतना ही, अब अभी जस्ट अभी अगला लेक्चर कर लेते हैं, उसमें केवल क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि बच्चा बोर हो जाता है बहुत बड़ा लेक्चर होने पर, ठीक है। अभी जस्ट करेंगे, है ना, इसके बाद 10-15 क्वेश्चन उसमें लगा देते हैं, पूरा इधर का कहानी खत्म हो जाएगा। फिर एक लेक्चर और लेंगे, 5 लेक्चर में रहेगा मैक्सिमम मिनिमम, ठीक है, और आपका एकदम पूरा कंसेप्ट तगड़ा हो जाएगा। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।